चलो आता होगा। हाँ भाई दोस्तों, लल्ली ये कौन सी किताब है? अच्छा दिखाओ तो, ये तो सुंदर किताब लग रहा है। तुम हमारा किताब रख दिए वापस? धन्यवाद, हमको दिखा। हम्म ये तुम्हारा किताब है कि तुम्हारा किताब है? अच्छा तुम्हारा अलग है, ये तुम्हारा किताब है। तुम्हारा हल्का क्यों है? अच्छा हालत में खराब है। सो सैड। आई हैव ग्रेट सिंपैथी विद योर कैम्बल। ये पढ़ लिए, इससे सवाल आ जाता है। बहुत सही है, बहुत सही। ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। हाँ हाँ भाई दोस्तों, आ कैम्बल क्या हो गया? टेलीग्राम पे पीडीएफ होता उसका? नहीं तो तुम हमको मैसेज करना, हम पीडीएफ भेज देंगे, है ना। और अगर आपने 11th में नीट देना है, अगर मतलब आप 10th में है और 11th में नीट वीट देना, तो खरीद ही लो, काम आएगी। एक आ, हो सकता है आगे चल के नीट थोड़ा टफ होने लग जाए, क्योंकि अब लोग थोड़े जाग रहे हैं, तो ऊपर बैठे लोग जाग रहे हैं कि बहुत बेइज्जती हो गई है मेडिकल स्टूडेंट्स की। अच्छा एक बात बताओ, वो न्यूज़ थी कि एनएससी, ये जो एग्जाम होते हैं हमारे आईएनबीओ, इन सब से, इनसे आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। आईएनबीओ का सभी मिलेगा ना? बायोटेक मिलेगा, हाँ। तो अब जो है मजा आएगा। हाँ ग्रुप ए ग्रुप बी भी बन गया। हाँ चलो भाई, तो आज हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। किसी को डाउट वाउट पूछना हो तो पूछ लो कुछ, है ना। लल्ली समझाएगी। दोबारा सुना। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन बताओ भाई, कौन बताएगा? पहले फ्लूइडिटी बताओ ना क्या होता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम पानी के अंदर हाँ बहना, मतलब कितना। हाँ। हम्म हम्म बराबर। हम्म बाई लेयर पे। हाँ विद इन वन लेयर। हाँ 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 बिल्कुल, ये जो लल्ली बोल रही है देखो, इसको ऐसे समझते हैं फ्लूइडिटी, जैसे ये पानी है ना, दिस पानी, पानी के पूल में हम इजीली फ्लोट कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। अगर उसी पूल में हम ग्लिसरीन या फिर हनी भर दें, उसमें बोले कि जाओ इसमें स्विम करके दिखाओ, तो उसमें स्विम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि पानी ज़्यादा फ्लूइड है, और है दोनों लिक्विड ही, है ना भी, है तो दोनों लिक्विड फेज में। ये ज़्यादा फ्लूइड फ्लूइड मतलब स्टेट में है या फ्लूइडी है, और वो कम फ्लूइडी है। ये है जैसे गन्ने का जूस पिए, और फिर हम पिए मैंगो शेक, और कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल लें, तो कौन ज़्यादा जल्दी बहेगा? गन्ने का जूस, तो वो ज़्यादा फ्लूइड है ना। तो अब मेम्ब्रेन में भी ये फ्लूइडिटी होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना सॉलिड नहीं होती है, इसलिए उसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं, क्योंकि उसमें लिपिड की जो बाइलेयर है वो एक फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड का काम कर रही है, और उसमें जो प्रोटीन है वो लाइक आइसबर्ग के जैसे तैर रहे हैं। तो अब इसमें फ्लूइडिटी में बस यही है कि भाई प्रोटीन अगर तैर पा रहे हैं, हमने जो तुमको बोला कि आप अगर पानी के अंदर तैर पा रहे हो, ग्लिसरीन में नहीं तैर पा रहे हो। दोबारा से शुरू करते हैं, तुम अगर पानी में तैर पा रहे हो तो तुमको तैरना आता, अच्छी बात है, बट इसमें मीडियम का भी बहुत बड़ा रोल है। पानी में तुम स्विम कर पा रहे हो, पानी तुमको तैरने दे रहा है सीखने के बाद भी, ग्लिसरीन तुमको तैरने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन इधर उधर हो रहे हैं, तो डेट इज मतलब प्रोटीन इधर उधर ही हो सकते हैं, लेटरल मूवमेंट ही कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप तो प्रोटीन करेगा ही नहीं। तो वो भी इसीलिए है क्योंकि आजू बाजू के लिपिड उनको अलाउ कर रहे हैं। प्लस जैसे कि लल्ली बोली कि ये जो लिपिड है, जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया एक, है ना, ये इधर उधर कहीं भी जा सकता है, और ये मतलब एग्जैक्ट डेटा हम भूल रहे हैं, पर एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार इधर उधर होते, मिलियंस टाइम बार इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी फ्लूइडिटी है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो कितना इधर उधर हो सकता है, डेट इज नोन एज फ्लूइडिटी। और खुद लिपिड भी इधर उधर हो सकता है, वो फ्लूइडिटी होती है। अब बस उसमें ये है कि अगर किंक हो, जैसे ये हम तुमको याद होगा कि दिस, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन सैचुरेटेड है तो ये स्ट्रेट रहते हैं, तो इनकी क्लोज पैकिंग हो जाती है।
बट अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो इस तरह से हो जाता है। तो अब ये बाजू वालों कह रहा चल भाई चल दूर चल, तू तो थोड़ा दूर चलेगा तो बीच में एक स्पेस बनेगा, तो इनकी पैकिंग थोड़ी क्लोज नहीं हो पाती है, तो ये थोड़े ज्यादा लिक्विड होती है ना। तो ठंडे में रहने वाले लोगों में क्या मिलेगा, ये वाला के ये वाला ज्यादा मिलेगा, है ना, क्योंकि ये ठंडी में लोग जो रह रहे हैं, लोग मतलब सॉरी मछली वगैरह, नॉट इंसान, ठीक है ना। तो वो क्या चाहेंगे, ठंडी मतलब -30, 20, 10 ऐसे डिग्री पे, कि हमारी सेल वॉल ना जमे, सेल मेम्ब्रेन ना जमे, तो उनमें ये वाला लिपिड ज्यादा होता है। तो यही है फ्लूइडिटी, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, हाँ दोस्त बोलो। अरे यार सवाल पूछोगे, चलो एक 2010 का 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। लल्ली तुम पढ़ी है वो, कल तुम क्या पूछे थे, कुछ तो पूछे थे ना बुक में से, सिलेक्शन कोएफिशिएंट, हाँ। हाँ पढ़ के हाँ हाँ आएगा तो वही, पर वो जो तुम बात बोले लॉग, हम बस उतना ही लिख के उसका आगे हमको समय समय नहीं मिला हमको। हाँ भी दोस्त, आपने बोला है 2010 का क्वेश्चन नंबर 50, 52, ओके 52। आपके पापा क्या करते हैं, टीचर है मैथ के, हाँ। तुम ही बोले ना मैथ पापा बता रहे थे बिना लॉक के हो जाएगा। अरे ये सवाल सुनो, देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत बड़ा सवाल है यार ये तो। हाँ, ये कह रहा है, ये सिखाए हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। डिफेंडिंग ए टेरिटरी रिक्वायर टाइम एंड एनर्जी। हाँ देखो टेरिटरी कब क्या बोला, तो तुम ये मत बोलो, तुम बोलो रट लिया है इसने, हाँ हाँ हाँ, ये सीखो, थोड़ा सीखो। हाँ, ये क्या बात हुई कि बकवास नहीं है। हाँ भाई सुनो, देखो दोस्त, ये कह रहा है डिफेंडिंग ए टेरिटरी रिक्वायर टाइम एंड एनर्जी, एनी एनिमल शुड ओनली डिफेंड टेरिटरी। देखो इसको पढ़ने से पहले एक कहानी सुन लो तुम, कहानी हम पहले भी पढ़ाए हैं, है ना, मतलब सुनाए हैं सॉरी। देखो देखो हर कोई चाहता है कि हमारा जो इलाका है जहां हम रहें वो ठीक ठाक, उसमें उतनी जगह हो कि हम मजे में रह सकें, हर एक बर्ड हर एक एनिमल सब चाहते हैं। इवन इंसान भी चाहता है कि मेरा घर सफिशियंट बड़ा हो, एक जो है मतलब बाथरूम हो, एक किचन हो, कम से कम एक किचन हो, कम से कम एक बाथरूम हो, उसमें एक कम से कम रूम हो, है ना, थोड़ा सा बरामदा हो, बालकनी हो, इतना कम से कम हर इंसान चाहता है। और उसके बाद तो फिर लिमिट ही नहीं है ना, अंबानी जितना बड़ा घर भी हो सकता है, ठीक। तो अब ऐसी टाइगर होते हैं, बर्ड्स होती हैं, उनका सबका एक रहता है कि भी मेरे को इतना बड़ा इलाका चाहिए, टेरिटरी मतलब इलाका चाहिए। तो अब इसमें यही है, इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी के पीछे, कि यार किसी, क्वेश्चन नंबर है बेटा 52, 2010 का, ठीक है। तो दोस्त सुनते रहिएगा, कहानी जल्दी से खत्म करते हैं फिर पढ़ाएंगे, कि आप कितना बड़ा टेरिटरी डिफेंड करोगे, इतना बड़ा करोगे या इतना बड़ा करोगे या फिर इतना बड़ा करोगे, है ना। तो देखो अब होता क्या है ना, जैसे ये छोटी टेरिटरी है ना, इसको मैं एबीसी लिख देता हूं, ABC। तो एनिमल क्या देखेगा कि यार इसमें तो यार हमारा गुजारा ही नहीं हो पाएगा, इसमें तो हमारे लिए रिसोर्स ही नहीं हो पाएंगे, है ना, यहाँ पर उतना फूड ही नहीं हो पाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यार इसको तो हम इसमें नहीं रहना चाहेंगे। हाँ ये बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया सा एकदम, बहुत सारे रिसोर्स आ जाएंगे इतनी बड़ी जगह में, है ना, बढ़िया खाने को मिलेगा। परंतु अब इतनी बड़ी जगह में भाई ज्यादा रिसोर्स होंगे, है ना, और मान के चलो यहाँ पर हम एक के नाम का एनिमल रह रहा है, उसकी ये टेरिटरी है, तो के नाम के एनिमल के भाई इतनी टेरिटरी, इतना सारा माल है उस पर, तो इसके बाद लुटेरे आने के चांस ज्यादा है। तो दूसरा एनिमल कोई एल नाम का एनिमल आके देखेगा यार यहाँ बहुत रिसोर्स, चलो यहाँ माल खाने चलते हैं। तो इस बंदे को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना पड़ेगा, हर किसी को अपनी टेरिटरी डिफेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिडेशन है, कंपटीशन है, सब चीज है। तो इतनी बड़ी टेरिटरी में देखो क्या प्रॉब्लम आएगा, कि तुम यहां हो, है ना, तो तुम, अब आप देखो, तुमको मतलब समझ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा अपना टाइम, रिसोर्स, एनर्जी इसमें लगानी पड़ेगी कि यार मैं किस, कहां से मैं, मान लो उधर जाके किसी को भगा रहा हूं, पता चला इधर से कोई घुस गया, उधर से कोई घुस गया, उधर से कोई घुस गया, वही वही वाली बात के ज्यादा बड़ा गार्डन हो
तो किनारों पे कोई ना कोई आ ही जाता है। स्कूल का जैसे आप देख लो, स्कूल का जो प्ले ग्राउंड होता है वो बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड होता है, तो किनारों पे कोई ना कोई फालतू के ग्रास वगैरह उगे ही रहते हैं इस तरह से। तो इसको डिफेंड करना बहुत ही कॉस्टली है। अब इस पे आते हैं, तो फाइनली ये बचता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल इसको प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सफिशिएंट अपने रिसोर्स भी होते हैं, प्लस इसके अंदर इसको डिफेंड करना भी, चलो यार हाँ ठीक है, इतने बड़े घर में हम झाड़ू वाड़ू अपने करवा लेंगे, आराम से करवा लेंगे, है ना, पूरी हवेली लेके क्या ही करना यार, उसमें पता चला कुछ कमरे खुल ही नहीं रहे, काइंड ऑफ इस तरह से। बात समझ में आई तुमको? तो ये वाला प्रेफर करते हैं लोग, लोग मतलब एनिमल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, ठीक है। तो भाई इसमें अब नीचे इसके ऊपर कहानी है ना। अब जैसे इसमें 3 मैंने केस समझाए थे, जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं समुंदर के किनारे जो बर्ड्स रहती है ना, वो उनकी पता कितनी टेरिटरी, बस वो अपने पंख फैला सके है ना, कि बस मैं ऐसे पंख फैला के ऐसे घूमूं भी तो बाजू वाली बर्ड के पंख मेरे से अड़े ना। हाँ, वो वहां पर रहते हैं, ठीक है, मतलब समुद्र के किनारे ऐसे क्लिफ जो भी है, ठीक है, तो वहां पर वो रहते हैं, और बस उनको अंडे देके उनको अंडों को इंक्यूबेट करना होता है, तो उनकी टेरिटरी इतनी सी होती है जो थोड़े चीता वगैरह होते हैं, लायन होते हैं, उनकी बड़ी टेरिटरी होती है ना, और वो अकेले नहीं रहते तो कुछ ग्रुप में रह लेते, प्राइड कहते हैं उनको, तो बाकी वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा डॉगी सूसू कर रहा है, तो डॉगी सूसू सूसू करने के लिए नहीं कर रहा है, वो टेरिटरी मार कर रहा है कि भाई ये मेरा इलाका है। और तुमने देखा होगा कि किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ जाए तो वो वहां उसको भगाना का चाहते हैं कि नहीं नहीं, तो हमारे एक इलाके में आ गया, तो अब कुत्ते मिलकर कितना बड़ा मोहल्ला घेर लेंगे यार, तो वही वाली बात है। तो अब इसमें देख लेते क्या पढ़ा, क्या पूछ रहा है ये। तो इसमें देखो यही लिखा है, एनी एनिमल शुड ओनली डिफेंड टेरिटरीज इफ द बेनिफिट ऑफ डिफेंस आउटवेट द कॉस्ट। ये है बेटा कि यहाँ यार कॉस्ट बहुत आ रही है ना, इतना यार माल है, हम खा भी नहीं पाते हैं, यूज ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ यार माल बहुत कम है ना, यहाँ पर मतलब बेनिफिट ही नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक बराबर चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट और कॉस्ट में ये कितना आना चाहिए भाई, एक से ज्यादा आना चाहिए, सही लिखे, सही लिखे ना? हाँ, या नहीं, बराबर पे क्यों रहेगा ये बराबर पे नहीं रहे, हाँ ग्रेटर देन 1 पे ही रहेगा, बराबर पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, 1 पे भी नहीं रहे, मतलब ये वाला, अच्छा बताओ ये वाला सही है क्या? अब सही है क्या? हाँ, इतने पे क्यों ही रहेगा, बचेगा क्या? कभी नहीं रहेगा। हाँ, नेट बेनिफिट आना चाहिए उसको, है ना, इस पे रहेगा एक सनवर्ड है जो सिर्फ सिर्फ फ्लावर ऑफ नेक्टर पे फीड करती है। When the sunbird obtain an energy and an average of 1 microliter of nectar per liter, okay, it need 8 घंटे इसको खाना ढूंढने में इस सब में लगते हैं। This time was reduced to 4 hour if it gained 2 milli microliter of nectar per flower and to 2.7 hour, मतलब 2.7 hours if it gained 3 microliter, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर पर फ्लावर उसको, पर फ्लावर अगर उसको चाहिए 1 माइक्रोलीटर तो उसको 8 घंटे लगते हैं, और पर फिलहाल अगर उसको 2 माइक्रोलीटर का नेक्टर मिल जाता है तो 4 घंटे लगते हैं, है ना, है ना, कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। और अगर उसको 2 माइक्रोलीटर हो गया, और अगर उसको 3 माइक्रोलीटर अगर मिल जाए तो उसको मात्र 2.7 आवर्स लगते हैं। ये इसने डेटा दिया है कहानी में। मेटाबॉलिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरियस एक्टिविटी ऑफ सनबर्ड इस तरह से है, 1000 अगर नेक्टर के पास है तो 1000 कैलोरी पर आवर्स, एक पर्च के ऊपर बैठी है। पर्च जानते हैं क्या होती है? हाँ हाँ, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल घोंसला, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, पर्च मतलब वो शब्द निकल नहीं रहा है एक्चुअली। पर्च मतलब जहां पे मान ली वो कुछ खाना पकड़ के लाई और जहां बैठ के तसल्ली से बैठ के खाएगी, ठीक है ना, उसको पर्च कह रहे हैं। और टेरिटरी डिफेंस, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए कि भाई मेरे इलाके में कोई और बर्ड आके खाना नहीं खाएगी। तो भाई उसके 3 उसने डेटा दिए हुए हैं। अब कहानी अब शायद शुरू होगी। इफ द बर्ड डिफेंड द टेरिटरी दैट द इट्स नेट गेन ऑफ नेक्टर पर फ्लावर इंक्रीज फ्रॉम 2 माइक्रोलीटर टू 3 माइक्रोलीटर। अरे यार,
एक मिनट सुनो सही। Its net gain of nectar per flower increase from 2 microliter to 3 microliter। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर वो 1000 कैलोरी पर घंटा खर्च, सॉरी 3000 कैलोरी पर घंटा खर्च करे और टेरिटरी डिफेंड कर ले, तो उसे पर फ्लावर 2 से 3 माइक्रोलीटर का वो मिल जाएगा। बट द बर्ड नीड टू स्पॉन्ड 0.28 आर पर डे फॉर डिफेंस, और इतने घंटे पर डे उसको निकालने पड़े। तो बेटा पर डे का आप सबसे पहले तो निकाल लो, पर डे डिफेंस में मतलब टेरिटरी डिफेंस में कितना कैलोरी आया। तो बेटा पर डे डिफेंस में कितना कैलोरी आएगा, 3000 को 0.28 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना, इतना कैलोरी उसका आ जाएगा। ये एक तरह से कॉस्ट आ गई उसकी। और ये कॉस्ट किसके लिए दे रही है चिड़िया, ये चिड़िया इसलिए दे रही है कि मुझे 2 की जगह 3 माइक्रोलीटर एक फूल से फ्लावर मिलने लगे, यानी कि उसके लिए मुझे 2.7 आर मुझे खर्च करने पड़ेंगे अपना, राइट। ये शुरू में दिया हुआ भाई, समझ रहे हो भाई। ये यहां तक देखो हम क्या सीखे हैं जल्दी, कि अगर अगर चिड़िया अपनी टेरिटरी डिफेंड करेगी तो उसे 0.28 घंटे लगेंगे पूरे दिन में से, मतलब लगभग जो भी मिनट आएंगे 20-30 मिनट आएंगे, उतनी देर के लिए उसको अपना पहरा देना पड़ेगा कि मेरे इलाके में कोई घुसे ना। और पहरा देने में उसे कितने एनर्जी खर्च होगी बेटा, इतनी एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। और अगर वो डिफेंस कर लेगी तो उसे मिलेगा 3 माइक्रोलीटर, ओके। और 3 माइक्रोलीटर पर फ्लावर से उसे मिले तो उसको पूरे दिन कितनी देर के लिए खाना ढूंढने में लगाएगी वो। तो बेटा 2.7 आर में उसको 3 माइक्रोलीटर मिल जाएगा, इतनी मतलब एक फूल पे उसको इतनी देर के लिए मंडराना पड़ेगा 2.7 आवर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए सर अब देख लेते क्या पूछ रहा है ये। नेट गेन ऑफ द नेक्टर पर फ्लावर इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3 माइक्रोलीटर, और 3 माइक्रोलीटर 2.7 आर के लिए अगर वो चिड़िया अपना खाना खाती है तो 2.7 आर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब वहां पर खोजना पड़ेगा। और 2.7 आर के लिए, और 2.7 आर के लिए उसकी एनर्जी कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 इंटू 2.7, तो ये आ जाएगी 2700 कैलोरी यहां खर्च हो रही है। ये वाला बताओ तो यार कैलकुलेट करके। 840 है ना, तो ये आ रही है 840। तो 840 कैलोरी का खर्चा आया टेरिटरी डिफेंस करने में, और 3 मिली माइक्रोलीटर जो नेक्टर कलेक्ट कर रही है उसमें उसका खर्चा आया 2700 कैलोरी का। तो टोटल खर्चा आ गया भाई हमारा, ये जोड़ दो आप, 2700 प्लस 840। पर्चिंग की अभी बात आई नहीं है, उसको भी जोड़ देंगे। पर्चिंग बैठ के खाने की 400 कैलोरी पर आर है ना। तो पर्चिंग का कॉस्ट कितना आएगा, पर्चिंग का आएगा 2.7 आर। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, बाकी जितने घंटे वो बैठेगी तो 0.8 ये, भाई ये भी तो उसने समय खर्च किया है। हाँ हाँ देखो देखो, क्यों भाई, हाँ भी बच्चों सुनो, 0.28 आर उसने खर्च किए हैं, 0.28 ही किए ना। हाँ इतने घंटे उसने किए हैं पहरेदारी करने में। और भाई 2.7 आर उसने खर्च किए हैं फूल पे से नेक्टर ढूंढने में। तो 2.7 और 0.28 ये कितना होगा यार जोड़ के, किसको पूरे को 3, हाँ पूरा 3 आ जाएगा, ये 0.3 के बराबर ही है। तो ये 3 घंटे हो गया। और भाई अब यार सोएगी भी तो, 24 घंटे में से कैसे घटा दोगे तुम, पर्च कर तो सोती है पक्का। हम्म, अच्छा बैठ के सोती है, ठीक है भाई, चिड़िया बैठ के सोती है, यानी कि 21 घंटे के लिए चिड़िया पर्च कर रही है। हाँ तो पर्चिंग का कॉस्ट कितना आएगा, हाँ 21 × 400, तो ये कितना होगा 8400। ओ सॉरी, ये किलो कैलोरी नहीं है, कैलोरी है। हाँ बोलो।
हाँ हाँ, मतलब फिलहाल फिलहाल मान लेते हैं भाई, तरीका समझा देते हैं यार, है ना। तो भाई ये हमारा आ गया, तो ये हमारा खर्चा है चिड़िया को। और इसमें ये नहीं दिया कि कितना वो मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा नेक्टर से, वो तो दिया ही नहीं है। वो दिया भी नहीं है भाई, नेक्टर लेके उसको कितना कैलोरी गेन होगा। इफ द बर्ड डज नॉट डिफेंड द टेरिटरी, ओ भाई साहब, अगर डिफेंड नहीं करेगी टेरिटरी को, तो उसे कितना मिलेगा, 8 घंटे ढूंढना पड़ेगा। 2 माइक्रोलीटर वाला ले लेंगे, 1 माइक्रोलीटर। अच्छा, उसने लिख दिया है कि भाई अगर टेरिटरी डिफेंड करेगी तो 3 माइक्रोलीटर उसको मिलेगा, यानी कि हम 2 वाले के हिसाब से ले लेंगे, यानी कि 1 या 2 दोनों में ही उसको टेरिटरी डिफेंड नहीं करनी पड़ रही है। हम्म। हाँ, 2 to 3, तो मतलब डिफेंड नहीं भी कर रही है तो हम 2 माइक्रोलीटर वाला ले लेंगे। तो द डेली एनर्जी स्पेंड इन फॉरेजिंग, यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना है, तो यार ये कैलकुलेट करके लिख देना यार आप, है ना। क्यों भाई दोस्त, लिख लोगे कि नहीं? कैलकुलेट द फॉलोइंग इफ द बर्ड डज नॉट डिफेंड द टेरिटरी, द डेली एनर्जी स्पेंड इन फॉरेजिंग। भाई फॉरेजिंग में देखो उसमें लिखा है ना कि 2 माइक्रोलीटर लेने के लिए वो 4 घंटा फॉरेजिंग करती है, और 1 माइक्रोलीटर लेने के लिए 8 घंटा लेती है। बाकी सोएगी, पर्च करेगी, है ना। डिफेंड वाली हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात को। हम्म। मतलब हम 2 माइक्रोलीटर वाला एक दो को कर ही देते हैं भाई। 2 माइक्रोलीटर में उसको 4 घंटा ढूंढना पड़ता है, तो 4 घंटे में 1,000, तो 4,000 आना चाहिए। 4,000 आ रहा है क्या? क्यों भाई, ओए बच्चों बताओ, पहले का आंसर 4,000। तो बस देखो, मतलब हमने इसमें जो क्वेश्चन दिया ना, अगर वो डिफेंड नहीं कर रही है तो हम 1 माइक्रोलीटर वाला नहीं लेंगे, 2 वाला लेंगे। क्यों लेंगे, 1 वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में 2 से 3 वाली एक कहानी समझाई है उसने, ठीक है। अच्छा, दूसरे का डिफेंडिंग में कितना आएगा? डिफेंडिंग में 0 आएगी, क्योंकि डिफेंड ही नहीं कर रही है। डेली एनर्जी स्पेंड इन पर्चिंग, तो 24 में से 4, 20 घंटे, 20 × 4, 8,000 क्यों आएगा? हाँ 8,000, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गुणा गुणा में इतना ही आएगा बिल्कुल। तो 8,000 ये कैलोरी है भाई, है ना, 8 किलो कैलोरी आ जाएगा, यही आंसर। बस ऐसे ही कर लेना, ठीक है दोस्त। और अगर डिफेंड करती है तो फॉरेजिंग में कितना खर्चा लगेगा, तो बेटा फॉरेजिंग का ये शायद हम निकालें पीछे, बताओ कितना लगेगा। फॉरेजिंग में अगर डिफेंड करती है तो हम वो हाँ ये यही है ना, बस 2700 आ गया, ये वाला उसका आंसर है। अच्छा, हम पहले ही निकाल के रख लिए। तो आई थिंक दोस्त बन गया सवाल, ठीक है। ये इकोलॉजी का कम, रीजनिंग का ज्यादा लग रहा था। चलो भाई अब पढ़ लें, ठीक है। हाँ तुम क्या करो? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो भी बताओ, सिग्नलिंग क्या होती है? हाँ भाई अमान बताओ। अमान तो यार, मैंने तो बोला ही था पढ़ाने को। हम्म। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखो, तुमने मैसेज टाइप किया कि सर हमको 2010 का क्वेश्चन नंबर 52 बता दो। मेरी आंखों ने देखा, और मेरी आंखों ने कि रेटिना में कुछ कुछ हुआ, फिर उसके बाद मेरे ब्रेन में कुछ कुछ हुआ, फिर मैंने तुमको बता दिया। सर इस सब के बीच में, किसके बीच में, मैंने एक सवाल देखा, आंखों में उसकी कुछ इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ हुआ, फिर जो कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व में कुछ कुछ हुआ, और मैसेज ब्रेन तक पहुंचा। बस यहीं पर रोक लेते हैं, फिर उसके बाद ये सब हम किए। तो इस बीच में 2 सेल के बीच में या 2 कनेक्शन के बीच में, जैसे स्क्रीन, रेटिना, रेटिना ऑप्टिक नर्व सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनके बीच में जो मैसेज पास हो रहे हैं ना, उस मैकेनिज्म को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, हम चाय पी रहे हैं, चाय मजेदार नहीं बनी, या मजेदार बनी है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, दोनों ही चीजों में
कैसे पता चला हमको मजेदार बनी कि नहीं बनी? कि सर चाय के मॉलिक्यूल थे, वो टंग पे बैठे हुए जो तुम्हारे टेस्ट बड के सेल्स के रिसेप्टर हैं वहां जाके बाइंड किए, और वहां फिर कुछ कुछ हुआ, उस कुछ कुछ को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। बस अब तुमको पिन चुभी, हाथ एकदम से ऐसे हो गया, तो ये तो पढ़ती हैं अपन, हाँ रेफ्लेक्स। अब इस पूरी कहानी में हाथ ऐसे क्यों हट गया? कि सर वो नर्व आई होगी एकदम से खटाक, ओके। तो पिन चुभने से सेल के अंदर जो गया मैसेज, जो गया वो सिग्नलिंग है एक तरह से, है ना। बच्चे को खाना मिलेगा प्रॉपर तो उसकी ग्रोथ होगी। नहीं नहीं सर, आप अधूरी बात बता रहे हो। बच्चों को खाना मिलेगा प्रॉपर और प्लस ग्रोथ हार्मोन बनेंगे, तब प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो खाना और ग्रोथ हार्मोन दोनों ही एक्चुअली जाके सेल को टक टक करके बोल रहे हैं बेटा ग्रोथ करो, मतलब डिवाइड करो, तो सिग्नल दे रहे हैं। तो सेल सिग्नलिंग एक तरह से, मैं अगर तुमको बताऊं, जो हमारी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का नाम आ ही जाता है, जो मतलब नीट का बेसिक सिलेबस जो पढ़ते हो, जो डॉक्टर साहब ने तुमको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बताया होगा, वो सेल सिग्नलिंग का बेसिक स्वरूप है, या एक टाइप की सेल सिग्नलिंग के हार्मोन कैसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी चीजें सेल सिग्नलिंग में आ जाती हैं, जैसे जैसे भाई, हाँ रिसेप्टर वो आगे का डिस्कशन में आएगा। जैसे भाई हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी? बोला सर टी सेल साइटोकाइनिन बना लेंगी, बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बना देंगी, हाँ बिल्कुल, और हमारी बॉडी बच जाएगी। ठीक है, बट उस पूरी कहानी में बैक्टीरिया आया, फंगस आया, उसने एक मैसेज छोड़ा बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, और उस मैसेज को उसी सेल ने पकड़ा जिसपे उसका रिसेप्टर था। तो वो जो कहानी शुरू हुई है, फिर उसके बाद सेल में जो जो घटा वो सब सेल सिग्नलिंग का पार्ट है, सिग्नलिंग का ही पार्ट है वो। कुल मिला के मतलब यही कि जो अपन कहते हैं ना कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और मिलके वो काम करते हैं, तो एक सेल आपस में दूसरी सेल से जो बात करती है वो भी सब सिग्नलिंग का ही पार्ट है। एवरीथिंग इज अबाउट सिग्नलिंग। ठीक है भाई, हाँ। वो गाना है ना, एक गाना, बहुत पुराना गाना है, कुछ तो गाना है, पता नहीं डायलॉग है, भूल रहे हैं हम, बस ये याद है कि हाँ कोई तो गाना है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, आगे क्या है कोई बताएगा? हाँ बहुत पुराना गाना है, मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में बहुत पुराना है। हाँ, तुम नहीं समझोगे राहुल कुछ कुछ होता है ना। हाँ कुछ, हाँ मतलब, हाँ, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो कुछ कुछ होता है ये भी सब सिग्नलिंग का ही खेल है। हाँ ठीक है ना भाई। तो अब देखो सिग्नलिंग, अब देखो अपना एनसीआर, सॉरी एनसीआरटी फिर से बोलने वाले थे है ना। तो बेटा देखो ये एक इम्पाला है, ये दौड़ रहा है बेचारा, ये कैम्बल की डायग्राम से हम चुराए हैं, ठीक है ना, थैंक यू कैम्बल। ओके, तो भाई इसकी कहानी ये लिखी हुई है, इतना तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा, कि और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, सिग्नलिंग पढ़ लेना, सिग्नलिंग आप पढ़ सकते हो बच्चों दिन, मजेदार टॉपिक है, थोड़ा दिमाग खराब होगा एक दो बार, है। बहुत तेज लोग हैं भाई साहब, ये कितने तेज लोग हैं सर, बोरिंग है इसलिए आपको पढ़ाने को बोला। मतलब इसमें ना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, समझ रहे हो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन आर जा सकता है, कौन पार जा सकता है, वो सब इसमें यूज हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि जैसे एक और बात सुनाते हैं। मान को तुम किसी छोटे से डॉगी के पीछे पड़ जाओ, तो किसको डर लग रहा है? हाँ, अब डॉगी मोटा कर दो, अब कौन किसके पीछे? डॉगी। अब किसको डर लग रहा है? हमको लग रहा है। ठीक है, तो तुम, अब देखो ये सब चीजें सीखनी नहीं पड़ती हैं, अब इसमें थोड़ी सी जोड़ देते हैं हम इथोलॉजी। हमारे पीछे डॉगी पड़ जाए, हमको सीखना नहीं पड़ता कि यार अबे डॉगी पीछे पड़ा है भाग, अपने आप अंदर से कुछ कुछ होगा और हम भाग लेंगे, कि भाई भागो नहीं तो बच जाए, बच सके। हाँ, तो इन पूरी कहानी में हमने देखा, सुना, अरे यार खतरनाक सी आवाज आ रही है, कोई मोटा सा डॉगी आ रहा है यार, भागो, और हमारी स्केलेटल मसल जो कि वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी भाग रही है वो। बाद में आपने रियलाइज करा इतना तेज भी हम भाग सकते हैं क्या यार, इतना तेज तो हम भाग ही नहीं सकते, बट डॉगी पीछे पड़ा था तो भाग लेंगे। तो इस पूरी कहानी में जो कुछ हुआ, डॉगी देखा, डॉगी हमारे पीछे, हमको डर लगा, पहले डर लगेगा ना भाई बीच में, पहले डर लगा, फिर
ऑटोमेटिकली हम दौड़ने लग जाए। इस पूरी कहानी में भी सिग्नलिंग रोल प्ले कर रही है ना। ये तुमको जल्दी समझ में आएगा, समझ में तो सब कुछ आ जाता है वैसे तुमको। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई हमको सुनाई गई तो ईयर ड्रम कैसे सुनवाते हैं हमको। ईयर ड्रम की मेम्ब्रेन में लहरें आती हैं, फिर वो 3 हड्डियां हैं, फिर उसके बाद अंदर एपरेटस है, उसमें लहरें चलती हैं, फिर लहरें चलने की वजह से कौन सी नर्व होती है, ऑडिटरी। ऑडिटरी नर्व क्या हो जाती है, उसमें मतलब एक केमिकल स्टिमुलस आ जाता है, डीपोलराइज हो जाती है। तो ये जहां जहां लिंक है, कनेक्शन है, साउंड वेव, ईयर ड्रम से हड्डी, हड्डी से अंदर का एपरेटस, फिर हर जगह जहां जहां कनेक्शन है वहां वहां सिग्नलिंग काम कर रही है। ठीक है, और फाइनली हमको सुन लिया। तो कुत्ते का भौंकना, कुत्ते मोटा सा कुत्ता दिखना खतरनाक सा, फिर हमारी बॉडी में डर लगना, एड्रेनलिन सिक्रीट होना, एड्रेनलिन जाके स्केलेटल मसल पे बाइंड होना, वहां हमको दौड़ना। और भाई साहब यकीन मानो, दौड़ने के लिए मसल्स को एनर्जी चाहिए भाई, तो उसके लिए उतना ग्लूकोजन मिल जाना, ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाना, सांसें बढ़ जाना, उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच जाना, ये सब सिग्नलिंग करवा रहा है। ठीक है, तो मजेदार बात यह है कि ये यहीं से शुरू होता है। तो भाई देखो ये कहानी है कि एक इम्पाला है, उसके पीछे चीता पड़ गया है। चीते का फोटो शायद नहीं ला पाए हम, हाँ शायद। तो इम्पाला है बेटा, ये जान बचाने के लिए भाग रहा है ना, प्रेडेटरी चीता है ना। और इसमें देखो निपिंग एट इट्स हील, बहुत तेज तेज दौड़ रहा है ना। ये इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन है ना। ठीक है, इम्पाला की ब्रीदिंग बहुत तेजी से बढ़ गई है, हार्ट बहुत ही जो है मतलब पूरा एकदम धड़कने बढ़ा रहा है, लेग जो है तेजी तेजी से दौड़ रही है। ये सब जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ये बड़ा फेमस होता है शब्द, है ना, फाइट और फ्लाइट। तो ये जो कंडीशन इसके अंदर है, तो ये बेटा ये इसके अंदर स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, एड्रिनल ग्लैंड अपना एकदम पीक पे चल रही हैं। तो ये सब एक्चुअली सिग्नलिंग की वजह से। हाउ डज सेल सिग्नलिंग फ्यूल द डेस्परेट फ्लाइट ऑफ एन इम्पाला। तो ये एक अच्छा मतलब एग्जाम्पल है सेल सिग्नलिंग की शुरुआत करने के लिए। इम्पाला चीता ने सेंस किया, सॉरी इम्पाला ने चीता को सेंस किया कि आजू बाजू चीता है। इट्स ब्रेन, चीता का नाम बताओ। अबे जाओ, बेइज्जती कर दी तुम यार हमारी वो तो लेपर्ड का होता है, सही बात है चीता कौन सा होता है, अच्छे बताओ। और पतला होता है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पेराडस, इनसे अलग है वो। हम्म, हाँ एसिनोनिक्स जुबाटा, उसके ऐसे निशान होते हैं ना जिसकी नाक पे ना, ना ना अलग है वो सबसे तेज दौड़ता है, उसकी हड्डियां, उसके जीन्स ऐसे हैं भाई। अब तो तुमको चीता दिखा के मानेंगे। एसिनोनिक्स जुबाटा चीता, यार 150 तो नहीं होगा इतना नहीं है, देखो ये, हाँ मतलब 100 तक पहुंच जाता है। ये देखो जिसके ये करेक्टरिस्टिक होते हैं ना, ये चीता होता है। वो, हाँ वो अलग अडेप्टेशन है ना। हाँ अडेप्शन है, वो कितनी जल्दी फुर्ती मार देगा इस तरफ, स्टेयरिंग काट देगा अपना, पता चल सीधा इतनी स्पीड में था मोमेंटम में आगे ही चला गया वो। हाँ तो ये चीता है। बाकी भाई ये जैगवार अलग ही होता है, लेपर्ड अलग होता है। लेपर्ड, लेपर्ड और दिखाते हैं। लेपर्ड, तुम दिल्ली में जू में गए हो? हाँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो लल्ली? सही है भाई, एनसीआर इसलिए एनसीआर कहलाता है देखो ये चीता है। कोटा में भी एक छोटा सा जू, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। चलो भाई तो देखो देखो बेटा, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। तो देखो इस पूरी कहानी में क्या हुआ है, इस पूरी कहानी में जहां जहां कनेक्शन बने, तो बेटा सिग्नलिंग में क्या हो रहा है, सिग्नलिंग वो काम करवा रही है जो हमको लगता है कि हमने किया। जैसे हमको भूख लग रही है, हमने खाना नहीं खाया, तो हमारी बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो टूट जाएगा, तो उसमें भी सिग्नलिंग काम आएगी, है ना। हमको मसल कॉन्ट्रैक्ट करवानी है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताओ थोड़ा क्या होता है भाई, कैसे होता है। हम्म, हाँ हाँ है ना, हाँ ये तो, हाँ देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, वो जाके ट्रोपोनिन पे जुड़ जाते हैं, फिर वो एक्टिन मायोसिन की साइज एक्सपोज हो जाते हैं, एसएस हो जाता है।
तो ये जो स्टेप है ना, ये सेलुलर रेस्पॉन्स है। अब सेलुलर रेस्पॉन्स करवाने के लिए सिग्नल आना चाहिए। भाई मसल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुई? बोला सर वो मान लो गट की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होनी है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी है। तुमने पूछा भाई तुम क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुए, तुमने ये सब क्यों किया, कैल्शियम वेल्शियम क्यों रिलीज? बोला सर मैसेज आया था। कहां से? कि खाना खा लिया था ये बॉडी, तो उससे हमको रिसेप्टर पे सबसे पहले बाइंड हुआ, रिसेप्टर पे सिग्नल बाइंड, रिसेप्टर पे कुछ बाइंड होना चाहिए, मतलब घर पे कोई नॉक नॉक करना चाहिए। नॉक नॉक करेगा तो मान लो हम सबसे अंदर वाले कमरे में बैठे, तो हम वहां से चलते 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 आएंगे, और वो पाथ वो कहलाएगा सिग्नल का ट्रांसडक्शन, और फिर हम जाके गेट खोल देंगे या काम करवा लेंगे। तो सबसे पहले एक रिसेप्टर पर कुछ बाइंड होना चाहिए, फिर उसके बाद अंदर बहुत सारे चेन रिएक्शन होंगी, फिर जाके हमारा काम हो जाएगा। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करवाता है? और बताओ। हाँ बिल्कुल, अपटेक बढ़ाता है। भाई ये हो गया, बेसिक हो गया। ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम करता है। अब कम कैसे करता है ये कौन बताएगा? हाँ, सेलुलर अपटेक बढ़ा देगा। हाँ अब देखो, अब सुनिए, तो ग्लूकोज कैसे, सॉरी इंसुलिन कैसे काम करता है? जैसे मान के चलो, मान के क्या चलो, जैसे क्या है ही वो ऐसी है ना, कि ये भाई हमारी ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल है, और इधर जो है हमारा मान लो ये सेल है, ठीक। अब इस सेल की सरफेस पर यहां पर एक रिसेप्टर होगा, ये एक रिसेप्टर है, ये ग्लूट4 है ना। अब इस ग्लूट4 पे इसकी खास बात क्या है कि भाई मैं सिर्फ ग्लूकोज के अंदर लेके जाऊंगा। बोला ठीक है ले जाना, पर मैं अभी बंद हूं, ठीक है। और मैं भाई कब खोलूंगा? जब कोई मुझे नॉक नॉक करेगा आके, और ये यहां पर आके इंसुलिन बाइंड हो गया। जैसे इंसुलिन बाइंड हुआ तो सर ये है पहला स्टेप, सिग्नल रिसेप्शन। अब ये सिग्नल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब जैसे ये सिग्नल यहां पर बाइंड हुआ, मतलब इंसुलिन यहां बाइंड हुआ, ये ग्लूट4 है, मैं लिख भी देता हूं, लिखने में कितनी देर जाती है। ये मान लो ग्लूट4 मतलब, बताओ इसका फुल फॉर्म बताओ। हाँ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4। हमारे बहुत सारे होते हैं, सबसे ज्यादा 4 होता है, ठीक है। अब ये मान लो हमारा रिसेप्टर आ गया इंसुलिन, दिस इज इंसुलिन। अब क्या होगा इसमें ना, कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, और ये मान लो ये हमारा गेट खुल गया, ये गेट खुल गया। अब जैसे ही गेट खुला, ठीक है भाई, अब ग्लूकोज अंदर जाना शुरू। तो ये है रिसेप्टर का बाइंड होना, उसके बाद उसमें चेंज होना। रिसेप्टर पे जब भी कुछ बाइंड होगा, जो रिसेप्टर पे बाइंड होगा उसे हम लिगांड कहते हैं, LIGAND, है ना। वो एक कोई हार्मोन हो सकता है ना, एक केमिकल हो सकता है, आयन हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, खुशबू हो सकती है, बदबू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब खुशबू बदबू के अंदर है तो केमिकली, क्या चीज? मतलब यहाँ कॉमन टर्म हम ले रहे हैं। लाइगेंड क्या होते हैं? हाँ बस इसलिए बोल रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये एक मतलब केमिकल यहाँ पर आके जुड़ेगा। अब ये खुल गया, अब खुलने के बाद ग्लूकोज अंदर चला गया। अब ग्लूकोज अंदर जाने के बाद उसका एक ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करवाएगा। तो देखो ये जो स्टेप हैं, ये वाले स्टेप कहलाते हैं ये ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन। और फिर उसके बाद यहां पर ग्लाइकोजन का बनना, यह है सेलुलर रेस्पॉन्स। अब कहानी उल्टी कर दो, मान लो हमको ये ग्लाइकोजन तुड़वाना है, तो उसके लिए भी पहले सिग्नल आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये मोटे मोटे 3 स्टेप है ना। तो हमको पहले हम थोड़ा सा रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है वो पढ़ लेंगे। और ये कहने में जितनी हमने जल्दी से कह दिया है, इतनी जल्दी होगा नहीं वैसे, ठीक है। अब देखो, ये दो तरह का हमारा एक रिसेप्टर आप कह लीजिए, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, जो हाइड्रोफिलिक लिगैंड होते हैं, मतलब जो वाटर लविंग है, तो उनको मेम्ब्रेन में अंदर तो जाने दिया नहीं जाएगा। जैसे आपके GH हो गया, FSH हो गया, है ना, जो मेम्ब्रेन पे बाइंड होते हैं, तो वो यहीं पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जुड़ के फिर अंदर कुछ कुछ चेंज होगा, और फाइनली सेलुलर रेस्पॉन्स होगा। इसका एक सबसे एक और अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे FSH गया, हाँ एनसीईआरटी में भी है। तो FSH का बाइंड होना क्या है? एक्टिवेटर, रिसेप्शन का एक्टिवेटर होगा। फिर उसके बाद सेलुलर रेस्पॉन्स क्या होगा कि वो बन जाना, फॉलिकल्स स्टिमुलेट होना। अब इन दोनों के बीच का जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन है। और जो तुम्हारे जैसे स्टेरॉइड वगैरह होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल हमको लगा तो हम ये ले आए। हाँ मतलब ईस्ट के अंदर है तो ग्लूट नहीं कहेंगे,
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है कि देखो ये ईस्ट है, मतलब यहाँ पर सिग्नल का इंपॉर्टेंस बताया कि एक ईस्ट है, उसमें ग्लूकोज रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन में ग्लूकोज रिसेप्टर है, अंदर ये एंजाइम है नीले रंग का, ठीक है। अब ये बेचारी ईस्ट सेल से तुमने पूछा क्या भाई कैसे ठंडे से पड़े हो, बोला यार है ही नहीं कुछ खाने को बाहर, बोला अच्छा तो तुम्हें चीनी में डाल देते, मतलब शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो अब जैसी ग्लूकोज आए, तो ग्लूकोज कौन है, लिगैंड कह सकते हैं उसको, या हाँ लाइगैंड कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं, जो मतलब पिंच करे, स्टिमुलस कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल है ना। तो जब एनवायरमेंट में स्टिमुलस आया तो ये ग्लूकोज जाके, ये जो पहले आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर के अंदर, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं ये पीले रंग के, ये कम थे। अब जैसे ही एक बाइंड किया या कुछ बाइंड किए तो अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही ग्लूकोज बाइंड हुआ, कौन सा स्टेप हो गया हमारा, ये वाला सिग्नल रिसेप्शन, है ना। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन होके और फिर फाइनल कि भैया इसका चलो इसका मेटाबॉलिज्म करो, क्रैप साइकिल चलाओ, इस पे ग्लाइकोजेनेसिस, क्या कहते हैं उसको, ग्लाइकोलाइसिस चलाओ, वो सब करो, वो होगा सेलुलर रेस्पॉन्स। बट बीच में जो चलेगा वो क्या कहलाएगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि और लाओ, और एंजाइम बनाओ, और रिसेप्टर लाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को अंदर जल्दी जल्दी बुलाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप, कि देखो अब आप देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन में कितने सारे ग्लूकोज रिसेप्टर बढ़ गए हैं, है ना। ये देखो ये इस तरह के रिसेप्टर वाले भी बढ़ गए हैं, ये वाले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बढ़ गए हैं, है ना। पहले देखो आप देख सकते हैं एक ही बस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर था, अब ज्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आ गए हैं, राइट। यही काम हमारे इंसुलिन भी करता है। ये शुरुआत होने के कारण है ना। अब ये यहां पर जो है ना एक कैस्केड प्रोसेस चलती है कि एक मॉलिक्यूल जुड़ा, उसकी वजह से और रिसेप्टर आ गए, तो ज्यादा जुड़ गए तो अब ज्यादा और ट्रांसपोर्टर बनेंगे, और अगर ज्यादा ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे तो और ट्रांसपोर्टर बनते जाएंगे, तो एक कैस्केड प्रोसेस होती है ना। तो अब देखो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, राइट, और ये मेटाबॉलिक एंजाइम का नंबर भी आप देख सकते हैं ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये ड्यू टू ग्लूकोज इन द एनवायरमेंट द ईस्ट सेल ऑन द राइट हैज अंडरगोन ए सेलुलर रेस्पॉन्स बाय सिंथेसाइजिंग मोर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंड एंजाइम दैट आर नीडेड टू मेटाबॉलिक एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें तीन हमारे, एक बेसिक हमारा वो आ गया, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है ना, मोटा मोटी, कुछ एक ऐसा नया नहीं है। हाउ डज ए सेल चूज सिग्नल करेगा, है ना भाई। देखो छोटा ये और लिखा हुआ है, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो इंसुलिन कौन बना रहा है, बीटा सेल, और पूरी बॉडी में जा रही है, ब्लड हर जगह लेके जा रहा है, ब्रेन को भी ले जा रहा है, टेस्टिस को भी ले जा रहा है, ओवरी को भी ले जा रहा है, इंटेस्टाइन को भी ले जा रहा है, पर इंसुलिन काम कहाँ कर रहा है, हेपेटोसाइट पे, मसल्स की सेल पे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की हर सेल के पास लगभग हर हार्मोन पहुंच रहा है, पर हार्मोन अपना काम, हाँ बस बस, तो हार्मोन अपना काम सिर्फ वहीं कर पाता है जहां उसके रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ इस पे ये लिखा हुआ है कि भाई एक सेल के चारों तरफ तो दुनिया भर के वो आते हैं, मैसेज आते हैं, केमिकल्स आते हैं, है ना। तो सेल कैसे रेस्पॉन्ड को चूज करती है, तो इसमें यही लिखा हुआ है ना। तो ये जो थ्योरी है कुछ शायद कैम्बल की है, कुछ ब्रूकर की है, या तीन किताबों से हम इसको हम बनाया हुआ था। ये कैम्बल है ना। देखो सिग्नलिंग किस तरह की होगी ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि रिसेप्टर का सोर्स क्या है, कि डिस्टेंस कितनी है रिसेप्टर से और जहां पर हमारा वो होने वाला है, इफेक्ट आने वाला है। मतलब कुल मिला के बोले तो हार्मोन कहां से सिक्रीट हुआ और कहां उसका टारगेट है, इसके बेस पे सिग्नलिंग दो तीन तरह की है। तो बेटा एक तो है शॉर्ट डिस्टेंस वाली, इसको फटाफट से देख लेते हैं। एक है शॉर्ट डिस्टेंस वाली, है ना, कि आजू बाजू की कुछ सेल है, तो ये पैराक्राइन है। पैराक्राइन में क्या होगा, एक सेल है, सेल के आसपास की पास की सेल ही उसको करेंगी, ये तुम्हें पता ही है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग, राइट, ये रहा इम्पाला दौड़ रहा है कि यहाँ से सेल, ये एंडोक्राइन सेल है, मतलब ये एक तरह से एड्रिनल ग्लैंड है, और वहां से ये एड्रिनलिन ट्रांसपोर्ट होता हुआ फाइनली लेग की मसल्स पे जाके बाइंड हो गया। इसके अलावा देखो और भी है कुछ एक दो, ये वाला, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट सिग्नलिंग। गैप जंक्शन पढ़े हैं आप, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन में क्या हो रहा है, एक सेल का बातें बाजू वाली सेल सुन रही है खिड़की के थ्रू, दैट इज ऑल्सो सिग्नलिंग, है ना। तो ये एडजेसेंट में ये आप देख सकते हो गैप जंक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये भी सिग्नलिंग का पहला स्टेप है ना। और जो हमारे हार्ट के अंदर जो रहता है डायरेक्ट कांटेक्ट गैप जंक्शन के थ्रू, तो वो इस तरह की सिग्नलिंग से लेता है, जैसे कार्डियक मसल्स
जो आपके यहाँ पर हीट का सॉरी बीट करवाती हैं, हार्ट को बीट करवाती हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की सिग्नलिंग का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। ये हमारा है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, मतलब आजू बाजू में, है ना। और जो साइनेप्टिक है न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी इसी की कैटेगरी में आता है ना। जैसे कि ये देखो लिखा भी है, व्हेन पोर्शन ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल ग्रो एंड मेक कॉन्टैक्ट विद अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? अच्छा इलेक्ट्रिकल वाला ये, हाँ सही कह रहा हूँ, वो केमिकल होता है। ओके ओके, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी बात, हाँ दो तरह के होते हैं, याद आया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया, ठीक है भाई दोस्त। तो ये सब हम सिग्नलिंग, ये देखो ऑटोक्राइन है, ऑटोक्राइन का एग्जाम्पल बताओ क्या है। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन में डिफरेंस समझो, देखो। नहीं नहीं उल्टा बोल दियो तुम, ऑटो में अपने आप को करेगा, ऑटो में नाम ही इसलिए ऑटो है। हाँ देखो ऑटोक्राइन में खुद को भी रिसेप्टर जो मतलब केमिकल है वो खुद को भी क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और आजू बाजू की सेल्स को भी करेगा। पैराक्राइन में सिर्फ आजू बाजू की सेल्स को करेगा, ये दोनों में डिफरेंस है ना। पैराक्राइन कहाँ गया, पैराक्राइन हाँ आगे आएगा फोटो, ये हाँ नहीं एक एक और भी है, दोनों आजू बाजू देखो। ये इम्यून रेस्पॉन्स जो हमारा होता है ना वर्टिब्रेट्स में, वो इसको पैराक्राइन को, पैराक्राइन के टाइप का है। जैसे बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, तो वो एंटीबॉडी अपने आप पे थोड़ी ना इफेक्ट डालेगी, जिसने बनाई दूसरे पे डालेगी, तो ये पैराक्राइन हो गया है ना। ये भी पैराक्राइन है। ऑटोक्राइन में ये आप देख सकते हो, ये ऑटोक्राइन में खुद को भी कर रहा है, सिग्नल डेट अफेक्ट देमसेल्फ एंड नियर बाई टारगेट सेल, है ना। ऑटोक्राइन का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, एनीबडी? हाँ इंटरल्यूकिन होगा बिल्कुल, खुद की सेल्स और आजू, हाँ वही वही ऑटोक्राइन में, हाँ इंटरल्यूकिन्स वगैरह जो होते हैं वो ऑटोक्राइन का एक तरह से एग्जाम्पल है। इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर, वो इपीडर्मस ग्रोथ फैक्टर क्या भाई, एपिडर्मल की सेल खुद ही बनाती है उसको, आजू बाजू की एपिडर्मस और खुद को भी वो करती है ना। जैसे इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इपीडर्मल ग्रोथ फैक्टर इसके थ्रू करेगा, नहीं ऑटोक्राइन, हाँ नहीं इंटरल्यूकिन देखो दोनों में आने चाहिए, है ना। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इसमें आएगा, हम एक ही लिख लेते हैं, ठीक है भाई। इंटरल्यूकिन के बारे में एक बार डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लेंगे। इंटरल्यूकिन के बेटा टाइप होते, अच्छा मतलब उसके टाइप भी तो होने इंटरल्यूकिन के, नहीं इसमें हमको तो ऑटोक्राइन दिखा रहा है। अच्छा हमारा गूगल खराब है, तुम्हारा गूगल अच्छा है, है? कैंसर सेल में भी बेटा ये वाला सिग्नलिंग हमको देखने को मिलता है ना, तो कैंसर लिख दें, कैंसर सेल, ठीक। चलिए अब देखो ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग का बढ़िया सा डायग्राम है कि ब्लड के थ्रू जाएगा। ये साइनेप्टिक सिग्नलिंग, राइट, इलेक्ट्रिकल सॉरी क्या बोलेंगे इनको, केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स है ना। चलिए अब देखो ये 3 स्टेज हैं जो कि हम पहले स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा कि भाई रिसेप्टर पर हमारा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आना चाहिए, सिग्नल रिसेप्शन हो गया। फिर उसके बाद इसमें बीच में बहुत सारा लंबा चौड़ा पाथवे चल सकता है, छोटा पाथवे भी चल सकता है। फिर हमारा सेलुलर रेस्पॉन्स आएगा। सेलुलर रेस्पॉन्स किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे दौड़ाना हो, है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से रिलीज करवाना हो, या फिर एंजाइम बनवाना हो, है ना, या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की मूवमेंट को, शेप को बदलना हो, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब जीन ऑन करवाना हो, ये सब हो सकता है भाई। जैसे आप बताओ ब्रेन से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से सॉरी एफएसएच और एलएच निकला, एफएसएच निकला, मेल की बात कर लेते हैं, तो वो जाके बाइंड होगा टेस्टिस के अंदर, कहां जाके बाइंड होगा,
लीडिंग सेल शायद वही बनाती ना टेस्टोस्टेरोन, है ना, तो वहां जाके टेस्टोस्टेरोन बनेगा हार्मोन, राइट। हाँ जो भी है एलएच, हाँ जो भी है एलएच करेगा, है ना, एफएसएस सर्टोली सेल को करेगा, तो वो जाके वहां पर जीन ऑन करवाएगा पहले, और वो प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन एज ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगी, समझ रहे हो, एफएसएच या एलएच जो भी आएगा। तो ये सारे सेलुलर रेस्पॉन्स हैं, ये क्या है, सेलुलर रेस्पॉन्स, ठीक है भाई। कुछ एंजाइम बन सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन सकती है, या फिर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बन सकते हैं। तो यहां पर भी वही है, सबसे पहले रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, और रिसेप्टर एक्टिवेट कब होता है, जब उस पर उसका जोड़ीदार दोस्त मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है, ठीक है। रिसेप्टर एक्टिवेट होके फिर ये रिसेप्टर ही है मेन कंटेंट, अगर हम तुमको बताएं तो ये रिसेप्टर कितने तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद देखो ये इनएक्टिव रिसेप्टर है, राइट, ये थोड़ा बेटर डायग्राम है उन वाले दोनों डायग्राम से, है ना। ये इनएक्टिव रिसेप्टर है, अब इस पे जैसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा तो ये रिसेप्टर हो गया एक्टिव। अब देखो ये जो एक्टिव रिसेप्टर प्रोटीन है, ये खुद एंजाइम की तरह भी काम कर सकती है, या फिर किसी और प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकती है, तो वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सिग्नल एक्टिवेट हुआ, है ना, ये मतलब ये प्रोटीन एक्टिवेट, प्रोटीन ही है एक तरह की, ये वही प्रोटीन है जो हम उसमें पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, वही है ये। सिग्नल ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर, वो स्टिमुलेट करेगा एक सीरीज ऑफ प्रोटीन को, है ना, मतलब प्रोटीन्स को, ये सारी प्रोटीन्स हैं, उसी को हम सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे कहते हैं। जैसे नहीं, जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो जो इंट्रासेलुलर बाइंड होते हैं ना, वो नहीं करते हैं ये सब, डायरेक्ट कर देते हैं, बट जो बाहर जुड़ेगा, तो एक्चुअली ये ना सेकेंडरी मैसेंजर भी इनको हम बोलते हैं, कि जैसे भाई ग्रोथ हार्मोन तो बाहर ही जुड़ गया, वो अंदर नहीं गया, कैल्शियम हो गया, IP3 हो गया, CAMP, ये सब होते हैं, जो बाहर जुड़ेगा उसके लिए होगा, जो अंदर आके जुड़ेगा आएगा इसमें, है ना, है ना, आएगा, आगे आएगा। चलिए भाई, तो ये हमारा स्टार्टिंग होगी, तो बेटा 3 स्टेप है। स्टेज 1 ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर एक्चुअली, जो डायग्राम में पढ़ाए हैं। In the initial stages, signaling molecule binds to a receptor in the target cell, causing a conformational change in the receptor. अब रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हो गया है, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेट होंगे, इसका काम एक्टिवेट हो, मतलब जो रिसेप्टर था उसका काम क्या है, ये ट्रांजैक्शन पाथवे चालू करना, ठीक है। इन मोस्ट केसेज, है ना, हमेशा तो नहीं होता है, मोस्ट केसेज एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन क्या करती है, एक रेस्पॉन्स को शुरुआत करती है, और उस रेस्पॉन्स में एक सीरीज ऑफ प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं, और उसको हम सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे कह देते हैं। दूसरा है, ये अगला स्टेप आ गया, सिग्नल ट्रांजैक्शन। ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांजैक्शन, मतलब नाम में ही छुपा हुआ है कि सिग्नल जो बाहर से आया था उसको अब आगे लेके जाना, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, आगे लेके जाना। द इनिशियल स्टेज इज कन्वर्टेड और ट्रांसड्यूस टू ए डिफरेंट सिग्नल इनसाइड द सेल, मतलब ये कि भैया मैं तो ग्रोथ हार्मोन था, मैं अपना यहाँ पे आके जुड़ गया, अब तुम अपने हिसाब से अपनी भाषा में उसे चेंज करते हुए ले जाओ, बस अंदर जाके क्या कर देना, ग्रोथ करवा देनी तुमको, ठीक है। चलिए, दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म ए सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे। ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब तब और अच्छे से समझेगा, मतलब जब इसका एग्जाम्पल लेंगे। These protein undergo a series of changes that may result in the production of an intramolecular, ठीक है। However, some receptor are intracellular, जो अब लल्ली पूछ रहे थे वो यही है, जो अंदर होंगे, जिनके रिसेप्टर ही अंदर है, मतलब, और किसके रिसेप्टर अंदर होते हैं बताओ, स्टीरॉयड हार्मोन के, और किसके होते हैं, हाँ थायरोक्सिन के, T3 T4 के, कहां पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो वो नहीं करते हैं ये, है ना। हाँ, ट्रांजैक्शन पाथवे, डू नॉट एक्टिवेट ए सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे, तो लल्ली जो तुम पूछे थे वो ये उसका यही आंसर, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब जो मेम्ब्रेन पे जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो चलना ही चलना है भाई। मतलब इस तरह से हो गया, जैसे मान के चलो तुमको अपने सोसाइटी में कुछ काम करवाना है, या कॉलोनी में कुछ काम करवाना है, और तुमको जाके मिलना भाई साहब सांसद से या विधायक से, सांसद विधायक समझते हैं, है ना। तो अब दो तरीके होंगे, आप अपना मैसेज पहुंचोगे और आपको वहां पे, या सीधा चलो सीएम के पास चलना, आप बड़े आदमी हो मान लेते हैं, ठीक है, सीएम के पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर तुम्हारी दो तरीके, या तो तुम खुद अंदर चले जाओगे
गेट पे तुमको गार्ड रोकेगा, ये देखो हम सीएम के चचा हैं, बोला ठीक है, मतलब सॉरी चचा नहीं है, सीएम हमारे चचा हैं, ये ठीक है, हाँ हाँ, जाओ 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 सर जाओ, सीधे अंदर चले गए। तो तुमको एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, तुमको बाहर रोक लिए। अरे ऐसे बहुत आते हैं जो कहते हैं कि सीएम हमारे चचा है, नहीं जाने देंगे अंदर। तो ठीक है मालिक, सॉरी ठीक है, ये हमारा कॉल करा दो, नहीं कॉल भी नहीं होगी, लो अपना लिख के दे दो हमको, एप्लीकेशन लिख दो या कुछ लिख दो, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के दे दो। अब प्रॉब्लम लिख के तुमने दे दी उसको, जो गार्ड खड़ा था, गार्ड ने पूरा सिस्टम रहता वहां पर, उसने लो भाई उसके फ्रंट डेस्क पे पहुंचा दी, फ्रंट डेस्क से उसकी पीए को पहुंच गई, पीए से फिर सीएम को पहुंची। तो ये जो हुआ ये क्या है, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन है। अब गार्ड, सेक्रेटरी, पीए, फिर सीएम, ये सारा पाथवे किस में काम आया, जिसने तुमको बाहर ही रोक लिया, और जिसने सीधे अंदर जाने दिया, चचा सच में सीएम है तो सीधा सीएम चचा के पास, तो कोई ट्रांजैक्शन पाथवे की जरूरत नहीं है। तो ये सेम सेम वही है ना। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है उनके लिए ट्रांजैक्शन पाथवे नहीं चलेगा, और जो तुम्हारे स्टेरॉयड हार्मोन, हम खाली हार्मोन नहीं बोलेंगे, हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं, ठीक है जो चीज अंदर चली जाती है वो, अब वो चाहे हार्मोन हो या कोई और दूसरा सिग्नल हो, प्लस तो उसके लिए नहीं चलता। तो अब वापस से फिर से हार्मोन भी आना पड़ेगा, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन या T3 T4 हार्मोन, तो सीधा अंदर चले आते, तो उनके लिए ट्रांजैक्शन बाद में नहीं चलता है। ठीक है, ये एक तरीका है रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो फिर से वही बात कि जब तक हमारे पास कोई नहीं था हम इनएक्टिव थे। ठीक, बिल्कुल सही बात है, मतलब जो गार्ड खड़ा हुआ था वो भी फील कर रहा था यार कोई आ ही नहीं रहा है कहीं से मैसेज वैसेज लेके, कोई मैसेज लाए तो हमको थोड़ा लगे कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे तुम पहुंचे, ये तुम हो, ये तुम हो या तुम्हारा सिग्नल है ना, कि लो हम हमारे मोहल्ले में एक जो है बढ़िया सा 3D 4D वाला सिनेमा हॉल लगना चाहिए, लगवाओ हमारा सिनेमा हॉल, हम तुमको वोट दिए, कई बात के लिए टैक्स देते, नहीं वो अलग मैटर, देखे ना देखे वो अलग मैटर है। ठीक है, हाँ हर कोई बच्चा थोड़ी ना एनएससीबी आईएनबीओ की तैयारी कर रहा है, कुछ तो देखेंगे ना, है ना भाई। हाँ, तो भाई देखो जैसे यहाँ पर लिगैंड बाइंड होगा ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, द बाइंडिंग ऑफ ए लिगैंड टू इट्स रिसेप्टर कॉजेज ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। अब मेरी शकल बदल गई सर, मतलब मैं मैसेज पाते ही खुश हो गया, शेप हो गया, कन्फर्मेशनल चेंज। अब तेरे अंदर अगर चेंज हुआ तो तू क्या करवाएगा, तो बेटा ये या तो खुद एक एंजाइम की तरह काम करेगा, या फिर ये किसी और को आगे सिग्नल पास करेगा, आगे किसी और को सिग्नल पास करेगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। भाई मान लो सीएम के पास तुम्हारी जो चिट्ठी थी या जो तुम्हारा जो लेटर था, है ना, तुम्हारा मैसेज प्राइमरी मैसेज, जो तुम्हारा तुम खुद ले जाते अगर, तो तुम भाई मैं अपनी बात रखने आया, खुद आया हूं तो मैं प्राइमरी मैसेंजर हूं, बट मेरी चिट्ठी किसी और ने पकड़ी, तुम्हारे पीए ने पकड़ी, पीए ने तुमको पहुंचाई, तो पीए कौन हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर। ये है मामला कि जैसे तुम वो पढ़ते हैं ना कैल्शियम और इनोसिटोल फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, वो सेकेंडरी मैसेंजर है, और वो जाके अंदर जाके कहते हैं कि भाई तुम काम करो, जैसे ग्लाइकोजन को तोड़ो, चलो ग्लाइकोजन से तोड़ के ग्लूकोज बनवाओ, बोला तू कौन, मैं, मेरे को ही बोला है कि जाके तोड़वाओ, मैं सेकेंडरी मैसेंजर, बोला तुझसे किसने बोला, बोला वो आया था ऊपर से ग्लूकागन, ग्लूकागन आया था, है ना, ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल बढ़ाता ना, है कि नहीं, जल्दी बताओ, एड्रीनलिन आया था, चलो एड्रीनलिन अभी अभी पीछे आया कि एड्रीनलिन ने बोला, अच्छा एड्रीनलिन ने बोला फिर तो करना पड़ेगा यार, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये हो गया रिसेप्टर का एक्टिवेशन। तो बेटा ये देखो नीचे आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड रिसेप्टर, अब इसके आगे की कहानी शुरू होती है। अब हमारा सेलुलर रेस्पॉन्स आ जाएगा, और भैया सेलुलर रेस्पॉन्स में यही सब होता है जो मैंने अभी अभी यहां पर बताया था, और यही लिखा हुआ है ना, दीज लाइंस आर फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, जैसे फिगर 9.4 यही है बेटा, ये जो थी दिस वन, है ना, इसकी एक कॉपी हम यहाँ भी चिपका देते हैं यहाँ पर, ये देखो। तो ये हमारा देखो क्या क्या कर सकता है ये बेटा, ये हमारा कर सकता है कि सेल रेस्पॉन्ड टू सिग्नल इन सेवरल डिफरेंट वे, और वो क्या क्या हो सकता है सर, देखो ये हो सकता है सेल्स एंजाइम बनवा सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनने को बोल सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनने को बोल सकता है, हार्मोन बनने को बोल सकता है। Many signaling molecule exert their effect by altering the activity of one or more enzymes. For example, सुनिएगा, certain hormones provide a signal that the body needs energy. जैसे अभी अभी जो हम इम्पाला का एग्जाम्पल लिए हैं शुरू में, उसमें क्या था, एड्रेनालिन क्यों जाके लेग की मसल्स को चिपका कि, हाँ कि भाई चीता है भाई भाग भाई भाग,
नहीं तो जिंदगी खत्म। आज या तो तू भाग ले, नहीं तो सुबह निकलेगा फिर बोनलेस फीकल मैटर में, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो एनर्जी चाहिए, तो वो वही सारा काम है। तो सिग्नल दैट द बॉडी नीड्स एनर्जी, दीज हार्मोन एक्टिवेट एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, वही सब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तोड़ने की कहानी है। Cells also respond to signal by altering the function of structural protein in the cell. जैसे जब एनिमल move during embryonic development or when an amoeba move toward food, signal play a role in the rearrangement of actin filament which are component of skeleton. ठीक है भाई, कि भाई मैं अमीबा में सूडोपोडिया बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कि मालिक उधर से उधर रखा था फूड तो मैं इधर सूडोपोडिया बना लिया। अब सूडोपोडिया बनने के पीछे कौन है, मेम्ब्रेन के नीचे कौन होता है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, तो उनका रीअरेंजमेंट हो गया। तो माइक्रोफिलामेंट का रीअरेंजमेंट होना, या जैसे एम्ब्रियोनिक, ये वाला लाइन समझा आपको, इपीबोली एम्बोली कुछ पढ़े हैं, हाँ वही, कि पहले जायगोट होता है फिर इनर सेल में, हाँ ऐसे ऐसे वो सब है ना, कि पहले 2 लेयर बनेंगी, एक्टो एंडो, फिर बीच में। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, अब आप सोचो सेल मूव कर रही है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है सेल मेम्ब्रेन का शकल सूरत चेंज करना पड़ेगा, तो एक्टिन फिलामेंट ही वहां पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पॉन्स हो गया एक, ठीक, ये रेस्पॉन्स हो गया। ओके, साइटोस्केलेटन हो गया। या इवन आप सोच लो ना यार, कि जैसे मान लो आप मेरे को बताओ एनाफेज कब होती है, तब तो हम ऑक्सीनेटेड हाइड्रोजन लेते हैं। एबीसी जब, ये देखो ये देखो ये देख रहे हो, ये मेटाफेज के बाद, बहुत बढ़िया। हम्म, हाँ एपीसी बने, जब तक जितने भी इक्वेटर पे क्रोमोसोम लगे हुए हैं उनके दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर ना जुड़ जाए, तब तक एपीसी नहीं बनेगा। और एपीसी नहीं बनेगा तो सारे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होंगे, है ना, और स्प्लिट नहीं होंगे तो फिर एनाफेज नहीं होगी, और स्प्लिट हो जाएंगे तो फिर वो इस साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं, है ना, क्या नाम है उसका, माइक्रोट्यूब्यूल ही नाम है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल के बने, तो वो डीपॉलीमराइजेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, एक सिग्नलिंग का ही एक तरीका है। ठीक है, चलिए भाई, द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिग्नलिंग चेंज इन द साइड इनेबल ए सेल मूव इन ए करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई सबको ऑनलाइन वालों, ये हमारा हो गया। ये उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, जैसे सेक्स हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, ये तुमको आता पहले से। सेल में ऑल्सो, ये दूसरा तरीका है रेस्पॉन्स करने का, एक तो तरीका ये था सेलुलर रेस्पॉन्स में, ये हमने बता दिया, एंजाइम बना सकता है, एक्टिन फिलामेंट हिला सकता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। जैसे हम कल वो पढ़ रहे थे तुमको याद है कि अगर एनहेंसर पर कोई प्रोटीन जुड़ी तो जीन ऑन होगा। एनहेंसर पे जो, एनहेंसर जीन का नाम है, साइलेंसर भी जीन का नाम है, एनहेंसर पे जो जुड़ा उसको क्या कह रहे थे, एक्टिवेटर, है ना, एक्टिवेटर कह रहे थे। वो एक्टिवेटर कौन है, वो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब ये है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया कि ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाएगा। अब यहां पे पढ़ो, सेल में ऑल्सो रेस्पॉन्स सिग्नल, समझ गए बात, हाँ। अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कई सारे प्रोटीन होते हैं, अब उन प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए कोई एक छोटी सी चिंगारी या चाहिए होती है, या को फैक्टर जैसे हमको चाहिए होती है, तो वो ये सिग्नल है। तुमने सेल से पूछा यार ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा सब कुछ मामला न्यूक्लियस के अंदर है, बॉस बॉस सब डीएनए वीएनए सब अंदर है, सारे फैक्टर अंदर है, तुम तब से तो कर नहीं रहे थे ट्रांसक्रिप्शन ऑन। बोला एक दोस्त की जरूरत थी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, है ना भाई, हो गया डिस्कशन, ठीक है। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो जीन को एक्सप्रेशन, वो तो है ही, जैसे सेल आर एक्सपोज टू सेक्स हार्मोन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेटेड जीन जस्ट that change the properties of cell which can lead to change in the sexual characteristic of entire organism। लाइक प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सर, प्यूबर्टी के बाद आते हैं चेंजेस, ये कौन सी नई बात है, अरे नहीं नहीं, थोड़ा बायोलॉजी के हिसाब से सोचो कि भाई हार्मोन बन रहा है, आप इतना बोल दोगे, है ना, यही तो बोलेंगे भाई कि सर वो हार्मोन का इफेक्ट है। हार्मोन का इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट है हार्मोन का। हार्मोन तो पूरी कहानी में हार्मोन क्या हुए,
बताओ जी सर, बातें कर लो तुम दोनों। पूरी कहानी में हार्मोन क्या हुए? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। हाँ, और उनका रेस्पॉन्स क्या हुआ? जीन को एक्टिवेट करना, जो नई नई प्रोटीन बना रहे हैं जिनसे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप हो रहे हैं। तो रेस्पॉन्स क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का डेवलप होना। और जो बीच में वो क्या हुआ? बुगैम्बो, खुश हुआ। ठीक, हाँ, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही बात। ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, ये बता ही दिया, अभी बता दिया, ठीक है ना। हाँ, ये अभी अभी समझाए हैं, ये दोबारा आ गया है। अब सर देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, हाँ थोड़ा सा पढ़ा देते, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, क्योंकि बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, खत्म कर देंगे कल, खत्म कर देंगे, मतलब जब भी अगली क्लास। 20 मिनट कहाँ है? हाँ, 20 मिनट में अगर हो जाता तो बढ़िया बात है है ना। टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। अब हम रिसेप्टर पे आ गए, नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है। देखो, 50 से ज्यादा स्लाइड तो हम ही लेके आए हैं, और भी उसके अलावा है। और नहीं है, ये देखो, इस लल्ली को सकून नाम की चीज नहीं है अभी शुरुआत हुई है। चलो भाई, अब रिसेप्टर पढ़ते, रिसेप्टर मेन है एक तरह से, और काइंड ऑफ इस पे अभी और कुछ पढ़ने को है भी नहीं, यही पढ़ लेते हैं यार, ठीक है ना। चलो भाई, ये रिसेप्टर के टाइप हैं, बताओ। हाँ, इंट्रासेलुलर वाले हो गए, और ये नो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाइंडिंग साइट, मतलब सेल के सरफेस पर कुछ नहीं होगा, है ना भाई। और रिसेप्टर फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नो नहीं है, ठीक। स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन डी एंड थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो अंदर होते हैं, ठीक है। और ये लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा जो काम है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम लिपिड सॉल्युबल और अनचार्ज नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सेल सरफेस पे तुम्हारे देखो कौन कौन आएंगे, जो मेन हम पढ़ते हैं, एक तो ये पढ़ते हैं जी प्रोटीन वाला, जीपीसीआर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, मेनली टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, केमिकली गेटेड आयन चैनल, या हाँ बराबर नॉर्मल, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन वगैरह करवा देते हैं, ठीक है। तो इनको मॉलिकुलर गेट्स भी कहते हैं, राइट। केमिकली गेटेड आयन चैनल मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जिनके अंदर एक पोर होता है, जिससे कोई ना कोई केमिकल अंदर जाएगा, आयन अंदर जाएगा, और वो आयन अंदर जाके क्या करवाएगा? मामला सॉल्व करवाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, प्लांट वाला बताने की सोच रहे थे हम तो, है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल वो भी होगा। सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट बताओ कैसे होता है, सुक्रोज का अपटेक कैसे होता है? हाँ, तो वो एक तरह का ये चैनल है, वो ऐसे वाला वो है, आयंस को बाहर लेके जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो न्यूरॉन्स हो गया। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, ये सिंगल, देखो सिंगल पास और मल्टी पास का क्या मतलब है, बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। हाँ, बताएंगे। नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर देख के तुमको, देखो मैं स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा अभी। जैसे ये वाली प्रोटीन है, ये दिख रहा है ना, ये सिंगल पास प्रोटीन आपकी है। मल्टी पास का मतलब होता है उसमें इस तरह के बहुत सारे डोमोन होते हैं पूरी प्रोटीन में। ना ना ना, मल्टी बाइंड करेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल पर, जो नाम आया है वो इसकी वजह से आया है कि वो जो तुमको दिखाई देते हैं यार, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखो, ये है, ये सिंगल पास है ना। और ये जो जीपीसीआर है, ये देखो, ये देखो, ये है जीपीसीआर, इसमें देख रहे हो, ये 7 लूप है टोटल, ऐसे 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 करके टोटल 7 है। तो ये इसके लिए इसको मल्टीपास ऐसे करके बोल रहे हैं, है ना। और आगे आएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ गया हमारा दिस वन, ठीक है। तो इसमें बेटा 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि हाँ हाँ, इसका भी मतलब है, देखो यहां पर बता, जैसे ये मेम्ब्रेन है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये रिसेप्टर बना है। उसमें एक ही होता है बस, इस तरह से एक कुछ ऐसे हो सकता है, बस ये है सिंगल पास का ये मतलब है। तो ठीक है भाई, फटाफट से अगर देखें तो ये न्यूरॉन्स हमारा, क्योंकि तुम्हारे न्यूरॉन पे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, ये एंजाइम काइनेज, है ना। और जीपीसीआर सबसे ज्यादा यही पाया जाता है ना। सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर जीपीसीआर मिलता है। जी कपल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं कि वो प्रोटीन जीटीपी या जीडीपी से बाइंड करती है,
जीडीपी उसको इनएक्टिव करता है, जीटीपी उसे एक्टिव करता है। तो पहले हम एंजाइम लिंक्ड का पढ़ लेते हैं। उल्टा बोल दिया, कैसे? जीडीपी में इनएक्टिव होता है, जीटीपी जुड़ती है तो एक्टिव होता है। हाँ, तो भाई ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर है और ये सब में पाए जाते हैं और बहुत सारे ह्यूमन इन पे बाइंड करते हैं, ठीक, मतलब ह्यूमन हार्मोन बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंसुलिन बाइंड टू एन एंजाइम, जब इंसुलिन एक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर मसल सेल पे बाइंड करता है तो ये एनहेंस कर देता है उन सेल की के ग्लूकोज को यूज करो, ठीक है ना भाई। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर टिपिकली हैव टू इंपॉर्टेंट डोमेन, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, है ना। जो हाँ, जो सबसे शुरू में दिखाए थे फोटो वो इसी का था, ये वाला। हाँ देखो, तो ये पूरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, इसके दो हिस्से हैं, एक जिसपे बाहर जो मेम्ब्रेन के बाहर है मतलब साइटोप्लाज्म में है, जिसपे हार्मोन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, और दूसरा मेम्ब्रेन में अंदर है, साइटोसोल में है, जो एक्चुअली हार्मोन सॉरी एंजाइम की तरह एक्चुअल में काम करेगा, इसलिए इनका नाम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ना। अब सर ये क्या काम करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो जैसे अब ये जो एंजाइम कौन सा होता है, जैसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक फेमस है ना, वो है। तो उसके अंदर अब देखो ये प्रोटीन है भाई, उसमें टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड होते हैं, उन अमीनो एसिड पे फॉस्फेट जुड़ता है। काइनेज एंजाइम मोस्टली, काइनेज देखो काइनेज आएगा तो काइनेज का मतलब वही है कि जो फॉस्फेट जोड़े या हटाए, मतलब हाँ काइंड ऑफ, ठीक है। उनको मिला के काइनेज कह देते हैं, जो फॉस्फेट जोड़ेगा उसको फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं ना। हाँ, इंट्रासेलुलर कैटालिटिक डोमेन बिकम एक्टिव व्हेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज बाउंड, ये सबसे शुरू में भी हम देखे थे रिसेप्टर के एक्टिवेशन के टाइम पर, ठीक है भाई। ओके, नाउ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे भी सवाल बन जाता है, सवाल तो आए हैं ही। मोस्ट टाइप ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर फंक्शन एज प्रोटीन काइनेज एंजाइम दैट ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है इसका कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर कोई मान लीजिए स्पेशल अमीनो एसिड है, उस पे एटीपी के जो 3 फॉस्फेट हैं, है ना, उनमें से एक फॉस्फेट इस प्रोटीन के ऊपर जुड़ जाएगा। इस प्रोटीन के ऊपर मान के चलो हमने किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे फॉस्फेट जोड़ दिया, प्लस हमारा एडीपी बचेगा। तो यहां पर जो एंजाइम का काम आएगा वो कौन सा का एंजाइम काम आएगा, काइनेज। अब ये काइनेज का, अच्छा इधर एटीपी लिख दिए वापस से, अच्छा जी बेकार बात है, बिल्कुल बेकार बात है, एडीपी। अब ये जो काइनेज का पूरा नाम आएगा वो इस बेसिस पे आएगा कि वो ये जो फॉस्फेट है ये प्रोटीन के किस अमीनो एसिड पे जोड़ा है, वो इस बेसिस पे आएगा। तो फटाफट से क्या चीज, हाँ तो जो ये काइनेज नाम के एंजाइम हैं उन्हीं के नाम पे हैं, जैसे टायरोसिन और थ्रेओनिन, है ना। हाँ, और टायरोसिन बस, है ना, वो OH के हिसाब से ही है, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे आएगा। तो देखो मोस्ट एंजाइम लिंक रिसेप्टर प्रोटीन काइनेज एंजाइम दैट ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम, हो गया, ये पीले में लिखा हो, इसको हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं। टायरोसिन काइनेज अटैच फॉस्फेट टू द अमीनो एसिड टायरोसिन, सिराइन या थ्रियोनिन काइनेज अटैच फॉस्फेट टू अमीनो एसिड सिरीन एंड थायरोन थ्रियोनिन, बस ये है ना। चलिए भाई, जैसे फिगर बी ये जो है ये हमारा जो हमने ये वाला देखो, ये देखो, ये इसमें जो है यहाँ पर रिसेप्टर अभी जुड़ा नहीं है, रिसेप्टर पे प्रोटीन जुड़ी नहीं है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा नहीं है, और नहीं जुड़ा है तो अंदर ये अनफॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन हमारी साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। जैसे ही रिसेप्टर पे जुड़ा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ा, ये हमारा एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही ये जो हिस्सा है ये अब एंजाइम की तरह काम कर रहा है, और यही काइनेज एंजाइम की तरह काम कर रहा है, खुद यही। तो ये जो है इसलिए इसको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोले हैं कि भाई मैं ही हूं जो तेरी चिट्ठी पकड़ के और मैं खुद जाऊंगा, मैं ही एंजाइम की तरह काम करूं, दोनों काम मैं ही करूंगा, ठीक है। तो अब ये चूंकि काइनेज एंजाइम है, ये फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, किस पे जोड़ेगा, एक प्रोटीन पे जोड़ेगा, वो प्रोटीन कौन है, वो अंदर ही है, बाहर से कहीं से नहीं आई है, ठीक है। अब उस पे एटीपी होना चाहिए सेल के पास, एटीपी होगा तो उस पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी फॉस्फोराइलेटेड
प्रोटीन। अब ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन फर्दर आगे मैसेज को कैरी करेगी, ट्रांजैक्शन पाथवे का शुरुआत करेगी। रिसेप्टर देन कैन कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू एन इंट्रासेलुलर प्रोटीन। प्रोटीन पहले से अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, ये जो हुआ ना, ये हुआ है, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। अब ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन क्या करेगी, ये डिपेंड करेगा ये हार्मोन कौन सा है, तो वो आगे कहानी चलेगी। लो, हाँ, होना ही जरूर, सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे चलना ही चलना है, ठीक है भाई। चलिए अब तो बेटा ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको पहले मैं समझा देता हूँ, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें बस ये लिखा हुआ कहाँ पाए जाते हैं, है ना। देखो ये क्या है, ये हमारा 2 मोनोमेरिक यूनिट की फॉर्म में रहता है। ये पूरा टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज रिसेप्टर है, टीआरके रिसेप्टर है, मतलब शॉर्ट में बोले तो ये 2 मोनोमर की फॉर्म में रहता है और दोनों पे ही लिगांड बाइंडिंग साइट होती है, मतलब के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के जुड़ने की साइट होती है। दोनों में ही दिखाया है कि कम से कम 3-3 टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं, मतलब ये भाई अमीनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनमें टायरोसिन पे हमको फोकस मानना है। तो टोटल 6 टायरोसिन हमको यहाँ दिख रहे हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन ये। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यही प्रोटीन क्या है, बाहर की तरफ क्या है, रिसेप्टर है, और यही नीला नीला जो है यही प्रोटीन अपने आप में काइनेज एंजाइम भी है, राइट। बस क्या चाहिए कि सर कहीं से एटीपी आ जाए, एटीपी आएगा तो उससे फॉस्फेट चुरा के हम हर एक अपने अपने अमीनो एसिड को मैं फॉस्फेट दे दूं, ये होने वाला है, ठीक है। तो सही बोले कि गलत बोले, सही बोले, हाँ सही बोले, ये दो लग गया फॉस्फेट, ठीक। अब जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, है ना, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में, डाइमर बन जाएंगे। अब ये एक्टिव हो गया है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब ये सिग्नल कौन कौन सा हो सकता है, तो बेटा देखो ये सिग्नल हमारा देखो ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन है, वो हो सकता है, राइट। मेनली ग्रोथ फैक्टर इसके थ्रू काम करते हैं, और आई थिंक इधर दिया होगा शायद, अगर एक्स्ट्रा हुए तो इस पे नहीं है, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, राइट। तो ग्रोथ फैक्टर मेनली इसकी तरह से हमारा काम कर रहे हैं, मेजर क्लास ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। चलो नेक्स्ट क्या है, जैसे ये हार्मोन जुड़ा, ये जुड़ गया भाई, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, ये नीला नीला रिसेप्टर भी है, काइनेज एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है, और अब इसको फॉस्फेट चाहिए, और फॉस्फेट देगा एटीपी। क्योंकि 6 अमीनो एसिड थे टायरोसिन के, तो 6 एटीपी इसको लगेंगे, और 6 के 6 एटीपी पे और फॉस्फेट जुड़ चुका है। अब ये फुल्ली एक्टिवेटेड रिसेप्टर हो चुका है, यानी कि ये काइनेज है, टायरोसिन काइनेज बन चुका है फुल्ली एक्टिवेटेड फॉर्म में, हो गया, ठीक है भाई। अब आगे का कहानी ये है कि अब एक प्रोटीन आएगी जिसको कि ये एक्टिवेट करेगा, ये खुद एक्टिवेट होकर आगे एक्टिवेट करेंगे, और ये एक्टिवेट करने के बाद, है ना, ये देखो ये नीचे से इनएक्टिव प्रोटीन आई जो इससे बाइंड हुई फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन काइनेज से, वो खुद एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेट होने के बाद और आगे कैस्केड प्रोसेस चढ़ा, तब जाके सेलुलर रेस्पॉन्स हमारा आया, है ना। तो नीचे यही सब लिखा हुआ है इसके, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो देखो ये एक अल्फा हेलिक्स स्पैनिंग है, तो ये सिंगल डोमेन हो गया, एक सिंगल पास हो गया, मतलब, है ना। ये है जैसे आपको याद होगा ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाए थे ऐसे ऐसे करके होती है वो वाली प्रोटीन, तो वो यही है, ठीक है ना। और इसमें ये डाइमर बन गया, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, हाँ, मतलब वो जो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें आर पार अल्फा हेलिक्स निकल रहा है ना, वो इसका मतलब हुआ। डाइमराइजेशन एक्टिवेट द टायरोसिन काइनेज रीजन ऑफ ईच मोनोमर, ईच टायरोसिन काइनेज, ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, कुछ अलग है नहीं, कुछ अगर मिलेगा तो बता देंगे, यहाँ पर भी वही है, ओके, ये हो गया। अब दूसरे टाइप का रिसेप्टर देते हैं जीपीसीआर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सबसे ज्यादा पाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो बेटा देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो ये, हाँ लल्ली बोलो, हाँ बिल्कुल डायग्राम है, डायग्राम 2-2 3-3 डायग्राम है लल्ली, कैसी बातें कर रहे हो, देखो, हाँ देखो ईस्ट मेटिंग फैक्टर ये जीपीसीआर को यूज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन एड्रेनालिन ये भी इसी को यूज करते हैं, है ना। जीपीसीआर प्रोटीन
आर रिमार्केबली सिमिलर, ये हमारा नहीं है, बस ये हमारा हो गया, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रिसेप्टर है। देखो हाँ ये रहा, ये हम ढूंढ रहे थे, ये टेस्ट स्मेल विजन ये सब जीपीसीआर पे डिपेंड करता है ना। हाँ चलिए भाई, बैक्टीरिया डेट कॉजेज कोलेरा, ओए सुनो कोलेरा नहीं, हाईलाइट नहीं करते हैं, परट्यूसिस बॉटुलम ये सब जीपीसीआर को यूज करते हैं। फूड पॉइजनिंग नहीं नहीं, एनर्जी का मतलब नहीं है यहाँ पर, जैसे कोलेरा है, कोलेरा कॉज होगा या खांसी होगी, तो खांसी का इसका ये मतलब है कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया और उसने हमारी सेल की जीपीसीआर जो हम अब पढ़ने वाले हैं उस पर जाके बाइंड कर दिया अपना टॉक्सिन, तो टॉक्सिन जीटीपी बस उस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, बाकी जो अंदर मामला चलेगा उस वहां एनर्जी लगी तो वो तो एटीपी यूज होगी, समझ रहे हो। हाँ वो समझेगा, अभी तुमको समझेगा, एक बार बस पढ़ लेते हैं फिर तुमको समझेगा। हाँ देखो, चलो भाई, तो देखो बेटा इसको पढ़ते हैं, ये सही से पढ़ लेते हैं इसको। जीपीसीआर में 7 मेम्ब्रेन सेगमेंट है, ठीक, डेट बाइंड बैक एंड फोर्थ, ऐसे चलते हैं 7 बार। रिसेप्टर इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर प्रोटीन कॉल्ड जो जी प्रोटीन। देखो इसको मैं यहां पर समझाते हुए चलता हूं, यहां से देखो, ये 2-3 तरह का डायग्राम है, फिर अपना कैम्बेल वाला डायग्राम भी देखो, ये जीपीसीआर रिसेप्टर है। हाँ 7 है इसमें, 7 हेलिक्स, 7 ऐसे हैं, इस पे आके जैसे ही जुड़ेगा और नीचे देखो अंदर एक जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन सर एक साइटोप्लाज्म की तरफ जुड़ी हुई प्रोटीन है जो हम सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे, हाफ एम्बेडेड, याद आ रहा है, हाफ एम्बेडेड, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन है, पहले से है, इनएक्टिव है, तो पहले से क्या है भाई, जीपीसीआर नाम का रिसेप्टर है और नीचे जी प्रोटीन है ना, इनएक्टिव फॉर्म में है, और उस इनएक्टिव फॉर्म में जो जी प्रोटीन है उसमें बेटा अल्फा बीटा गामा पता नहीं कितनी सब यूनिट होती हैं, और साथ में जीडीपी जुड़ा रहता है, पहले से जुड़ा रहता है, ठीक है भाई। ये सुस्त बैठे पड़े, सब चुप बैठे पड़े, अब अचानक से एक शक्तिमान की एंट्री होती है और वो यहां पर बाइंड कर जाता है। अब कहानी बदलेगी, जैसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां बाइंड करता है तो भाई जी हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये जीटीपी होना चाहिए भाई सेल के पास, अगर नहीं होगा तो ये पाथवे रुक जाएगा, ठीक है ना। द जी प्रोटीन एक्सचेंज जीडीपी फॉर जीटीपी, तो जैसे ही ऊपर से सिग्नल आया यहां पर चेंज होंगे, है ना, और जो जीडीपी जुड़ा हुआ था अल्फा के पास जुड़ा था, इतना भी नहीं ध्यान रखना है, तो जीडीपी को हटा दिया जाएगा कि जीडीपी बेटा तुम जाओ और जीटीपी भाई तुम आओ, और अब ये एक्टिवेट हो गई है, और एक्टिवेटेड होते ही एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सब यूनिट और ये एक दूसरी बीटा गामा डाइमर है, ये सब अब ट्रांसडक्शन पाथवे चालू करेंगे, ये हमारा माजरा है। तो जी प्रोटीन देन डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर, ये जो यहां पर देखो ये रिसेप्टर से जुड़ी हुई थी, ये ऐसे गन की तरह शॉर्ट गन आगे फेंक दिया गया उसको, है ना। देखो जी प्रोटीन पहले भी अलग थी, रिसेप्टर आती वो आपस में जुड़ गई, जुड़ने के बाद जैसे जीटीपी जीडीपी से एक्सचेंज हुआ अब फिर से वो हट गई है, ये अंदर स्लाइड कर रही है, ठीक है। एंड डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेपरेट इनटू एन एक्टिव अल्फा सब यूनिट एंड ए बीटा गामा डाइमर, तो ये जो पूरा था है ना, इस पे अल्फा बीटा गामा आप देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 यूनिट है, तो ये क्या हो गया है, अल्फा अलग हो गया है और ये बीटा गामा अलग हो गया है ना, ये अलग हो गया है, तो ये दोनों ही एक्टिवेटेड है। अब ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इवेंचुअली डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर, यहां से ये हट जाएगा, ओके, एंड द अल्फा सब यूनिट हाइड्रोलाइज जीटीपी, ये जीटीपी अब भाई ये खुद भी तो एक एंजाइम ही है, ये जीटीपी को वापस से फॉस्फेट हटा के जीडीपी बना देगी, जीडीपी बनते फिर से दोनों चिपक जाएंगे, तो ये रिसाइकलिंग हो गई, है ना। एंड द सब यूनिट हाइड्रो एंड द अल्फा सब यूनिट एंड बीटा गामा फिर से रिसोसिएट हो गए, ये बन जाएंगे, तो ये तो बस के हो ऐसे रहा है, ठीक है। एक और समझते हैं, ये दिस इज ऑल्सो द सेम, फिर से एक बार और समझ लेते हैं भाई, ये जीपीसीआर है, टोटल 7 लूप है। अच्छा इस लूप के चक्कर में एक चीज और समझिए, यहां पर लगे हाथ, ये देखो ये थोड़े से एक्सटेंडेड वो है ना, और ऊपर ये एक्सटेंडेड ये पार्ट है, ये रिसेप्टर है, एक ये है, ये रिसेप्टर है, अलग अलग रिसेप्टर है, ठीक है। तो सर
अभी सिग्नल आया नहीं है, सॉरी चिपका नहीं है, और इधर यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा विद जीडीपी जी प्रोटीन हमारे हैं, राइट। अब ये ना जी रिसेप्टर का ये दिखा रहे हैं कि ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर पे कुछ बाइंड होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, एक तो ये बगल वाला आयन चैनल एक्टिव हो सकता है, राइट। और एक और कोई तो डायग्राम था, अच्छा वो इसमें है, ठीक है, हाँ ये वाला, राइट। तो देखो, ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो ये चैनल खुल जाएगा, आयन चैनल खुल सकता है ना। ये वाला हमारा ये यहाँ पर इसके आगे की कहानी है एक तरह से, कि भाई जीपीसीआर है, उस पर जैसे ही लिगैंड बाइंड होगा ये जीडीपी से यहाँ पर जीटीपी आना चाहिए, और जीटीपी आते ही अल्फा अलग बीटा गामा अलग, अल्फा अलग बीटा गामा अलग। मूव तो सभी करेंगे बट अटैच मेम्ब्रेन पे रहेंगे, देखो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन से अटैच है ना, रहेंगे वहीं पर। ओके, अब ये आयन चैनल ऑन हो गया तो भाई ये आयन चैनल खुल गया, ये जीपीसीआर का एक वो है। GPCR bind to ligand outside the cell and to G protein inside the G protein then activate an enzyme or ion channel। हाँ, ये लाइन हम ढूंढ रहे थे कि जो G प्रोटीन है वो क्या करेंगी, या तो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेंगी या आयन चैनल को। यहाँ आयन चैनल का दिखाया हुआ है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द सेल सरफेस टू इंटीरियर, मतलब फिर ट्रांसडक्शन पाथवे शुरू होगा। ठीक है भाई, ओके। तो बेटा ये हमारा हो गया। चलिए, जी प्रोटीन नाम क्यों है? हाँ, वो बेटा इसलिए आता है क्योंकि ये जो था ना, इस जिसको जीटीपी जुड़ा अल्फा को, अब वो अल्फा जो यूनिट है वो उस पे से फॉस्फेट, वो मतलब उसकी तरह काम करेगा, डीफॉस्फोराइलेज की तरह, तो उस पे से फॉस्फेट हटाएगा, और जीटीपी से जैसे ही फॉस्फेट हटेगा वो क्या हो गया, जीडीपी। वो जीडीपी आते ही वो फिर से इनएक्टिव हो गया। ये साइकिल चल रही है। ओके, चलिए, तो नाउ ये हमारा तो भाई ये देखो, जी प्रोटीन इसीलिए नाम है। सर जी प्रोटीन कहाँ पे होती है बताओ? नहीं मतलब बस सिंपल बताना है कि मेम्ब्रेन में होती है या मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म में होती है? हाँ, और जीपीसीआर रिसेप्टर ऐसे 7 फेरे लेता है, ठीक है ना, और उसके नीचे जी प्रोटीन लगी हुई है, और जी प्रोटीन पे पहले से कौन चिपका हुआ है? जीडीपी चिपका हुआ है, जिसकी वजह से जीटीपी प्रोटीन इनएक्टिव है। ठीक है, और जैसे ही ऊपर से सिग्नल आएगा, सिग्नल किस पे जुड़ेगा? जीपीसीआर पे। तो अंदर जो जी प्रोटीन है वो कहेगी भाई साहब अब तो जीटीपी चाहिए हमको, हमको जीटीपी लाओ, तो साइटोप्लाज्म से जीटीपी छुटा देगी, जीडीपी अलग। अब वो एक्टिव हो गई है, कौन एक्टिव हो गया? जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। ठीक है, द रिसेप्टर इंटरेक्ट विद ये एंड सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू बाइंड जीटीपी एंड जीडीपी। सेल सरफेस पर सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, जीपीसीआर पे बाइंड करेगा, ये हम पढ़ लिए हैं, कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, उससे रिसेप्टर एक्टिव होगा, इनेबलिंग टू द जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन विच इज ए लिपिड एंकॉर्ड प्रोटीन रिलीज जीडीपी। देखो भैया ये हम बोल रहे थे, मतलब नीचे की तरफ से लगभग हाफ एम्बेडेड प्रोटीन है। ठीक है, जीटीपी, ठीक है, जीटीपी चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ जी प्रोटीन कॉजिंग इट टू डिसोसिएट इनटू अल्फा सब यूनिट और एक बीटा गामा डाइमर। ठीक है, तो यानी कि जी प्रोटीन में, हाँ होता ना यार, बिल्कुल होगा, है ना। ये सब देखो ये मिलके ही करा रहे हैं यार, ये प्रोटीन पे जुड़ गया, ये अल्फा जुड़ गया, बीटा गामा डाइमर का काम तो होगा पक्का, बट अभी मैं बता नहीं सकता एक्चुअल में क्या काम होगा। हाँ, हाँ इसलिए हम ये वाला तुमको पढ़ाए हैं, मतलब ये वाला भी लिए हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, तो भाई हमारा कहाँ तक हो गया? ये हमारा हो गया, नहीं अभी यहाँ तक हुआ है। चलो भाई, अब ये इसको देख लेते हैं आगे की कहानी में। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वेरी इन द बाइंडिंग साइट फॉर दियर लिगैंड। ओके, जीपीसीआर ऑल, हाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जीपीसीआर प्रोटीन ऑल रिमार्केबली similar in structure, in fact they make up a large family of eukaryotic receptor protein with a secondary structure in which the signal polypeptide represented here in a ribbon model। वो जो ऐसे 7 हेलिक्स हमने बनाए हैं, सी हेलिसेज, है ना। अब एक बात बताओ, ये लाइन क्या प्रूफ कर रही है? ये जो लाइन है बेटा, ये इस डायग्राम के बारे में, इसके नहीं है, जो पीछे हमने पढ़ा है ना उसके बारे में। ये
हाँ अल्फा हेलिक्स, और ये सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर बना रही है ना। नहीं ये तो अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है, ये वाला जो पॉइंट है कि ऑल आर रिमार्केबली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनफैक्ट दे मेक अप ए लार्ज फैमिली ऑफ यूकैरियोट रिसेप्टर प्रोटीन विद सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन विच द ये कि भाई यूकैरियोट में सभी में होता है, यानी कि ये इवोल्यूशन का एक क्या है, इविडेंस है ना। सर प्लाज्मिड पे माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात कर रहे हो बे, प्लाज्मिड से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बन जाएगा। प्लाज्मिड जो है वो जो बैक्टीरिया था उसी का डीएनए का पीस है। हम्म ये तुम तुम्हारी सुने कि उसकी सुनी है, बताओ फिर। तुम्हारी सुने कि उसकी सुने, किस किस की सुने हम। हाँ अब देखो प्लाज्मिड पहले तो तुम यार ये पूरा एकदम ब्रेक लगवा दियो तुम हमारे इस पे जीपीसीआर पे, तुम यार ये प्लाज्मिड डाल के। ओ भाई साहब देखो, प्लाज्मिड से माइटोकॉन्ड्रिया बना होगा ये नहीं जम रहा है ना भाई। देखो तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है उसका सोर्स क्या है, वो एक अलग चीज हो सकती है। प्लाज्मिड से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बन जाएगी। देखो जो बैक्टीरिया अंदर गया, अब तुमको थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ेगी यार। अब जो देखो बैक्टीरिया अंदर गया, बड़ा बैक्टीरिया ने उसको खाया, है ना। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए था जिसको एनगल्फ किया गया था, उसका डीएनए निकाल के न्यूक्लियस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया कि अगर इसके पास ये वाला डीएनए छोड़ेंगे तो ये ऑटोनोमस रहेगा। सेमी ऑटोनोमस बनाना ना उसको, तो इसके थोड़े हाथ पैर तोड़ो, तो उसमें से कुछ जीन न्यूक्लियस के अंदर गए, मतलब यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट हुए। बाकी तो बैक्टीरिया का ही है डीएनए, तो यार वो सर्कुलर होता ना, प्लाज्मिड तो बैक्टीरियल ओरिजिन ही है ना। नहीं नहीं रोल है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को जो डीएनए है ना भाई, उसका रोल है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है वो डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए से कोड होके आती है, बट कुछ प्रोटीन खुद भी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। काम 37 जीन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए पे, मतलब। हाँ भेजना एक बार, हाँ ठीक है। अच्छा चलो यार अभी हम चलते हैं, इसको बाद में पढ़ाते हैं, बहुत सारा है अभी तो। कौन से पेपर में। तुम पेपर लिख रहे हो कि तुमको कोई मिला था। क्या बात कर रहे हो भाई। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। हाँ वो तुम हमको भेजो, है ना। तुम कौन सी क्लास में हो अभी, कहाँ पे पढ़ रहे हो। हाँ तुम जेएनवी में पढ़ते हो, जेएनवी राजौरी, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है, अभिनव जैन है ना, हाँ अभिनव जैन। क्लास कैसे ले रहे हो तुम, जेएनवी में तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है। घर पे हूँ। हाँ छुट्टियाँ पड़ी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम भेजो हमको दोस्त, है ना। हाँ चलो, चलो यार अभी बहुत टाइम हो गया, बाय बाय, है ना। इसको पढ़ के आना एक बारी, कैमल से अगर समय लगे तो पढ़ लेना, है ना। और डाउट वाउट भेज देना जो बचेंगे।
भेज दो, नाम लिख देना है ना, जेएनवी जरूर लिख देना उसमें नीचे। चलो भाई।